बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं खान। और अब वो लोग खबरदार हो जाएं, होशियार हो जाएं जो काफ़ी अरसे से बड़े मज़े से लंबी तानकस हो रहे थे। क्यों जी? क्योंकि अब ये वक्त उनके लिए, ये सहूलत उनके लिए अब मैसर नहीं रही है और बस कुछ ही दिन रह गए हैं कि स्कूल फिर से खुल जाएंगे। ओह यस, ये वो टाइम होता था बचपन में, हम पूरा जुलाई के जो लास्ट 10 डेज होते थे ना, एंग्जाइटी में गुजर जाते थे। हालांकि जाहिर है आपको 2 महीने की छुट्टी मिली और कितनी छुट्टी चाहिए, पढ़ाई भी करनी है, कोर्स भी खत्म होना है। अच्छा, लेकिन बचपन की अब वो बातें याद आती हैं जब 2-2 महीने की छुट्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब तो 1-2 दिन की छुट्टी का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। तो लेकिन बचपन की वो चीज़ें वो अच्छी थी छुट्टियाँ। लेकिन येस यू आर राइट कि जब अब तो खैर मंडे भी आ गया है। वैसे मंडे ब्लूज मुझे आज फील नहीं हो रहे। उम्मीद करते हैं आपका मंडे बड़ा खुशगवार गुजरेगा। अब कदर आ रही है बचपन में जो सारी सहूलियात, लाइफ बिल्कुल चिल थी, केयर फ्री लाइफ थी, न टैक्स देने न बिल भरने, कुछ भी नहीं था लाइफ में ऐसा। सबसे बड़ा मसला सिर्फ ग्रेड्स का होता था। सिर्फ एक वाहिद टेंशन थी कि ग्रेड्स अच्छे आ जाए, बस। चलें जी, लेकिन आपको ज़रा ये बता दें कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, वो अपने ओछे हथकंडों से, अपनी छोटी छोटी हरकतों से बाज नहीं आता। हम आपको बताते रहते हैं लेकिन वो फिर बाज नहीं आता। कभी हम देखते हैं कि हॉकी को पोलिटिसाइज़ करते हैं, कभी हम देखते हैं वो क्रिकेट को पोलिटिसाइज़ करते हैं, और इस तरह से वो बस अपना हर चीज़ को सियासत पर मबनी कर देते हैं। उनका मीडिया स्पेशली जहाँ पाकिस्तान का नाम आता है, भारत जो है अपनी, कहते हैं ना, बहुत ही पेटी हरकतों पे, छोटी ओछी हरकतों पे उतर आता है। सो भारत की वही हठधर्मी का मामला है। और अब मामला ये कहाँ पर आ गया, एक बार फिर से क्रिकेट में, और हम देख रहे हैं एशिया क्रिकेट पर एक तरह की अपनी धाक बिठाने की भारत की कोशिश थी, लेकिन ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका। और क्रिकेट से खिलवाड़ करने वाले भारत की हर कोशिश नाकाम हो गई। फैसला हुआ है कि एशिया कप अब ना सिर्फ होगा बल्कि भारत शिरकत और पाकिस्तान से टकरा भी करेगा। कैसे करेगा, किस दिल से करेगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। जनाब, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने इवेंट का शेड्यूल भी जारी किया और एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। इवेंट की मेज़बानी तो भारत करेगा, लेकिन भारत से बाहर इवेंट में 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। और ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, यूएई और ओमान, जबकि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी में शामिल होंगे। अच्छा, हांगकांग ने क्वालिफाई कर लिया है। ओके, तो मतलब ना सिर्फ पाकिस्तान शिरकत करेगा बल्कि हाइब्रिड वेन्यू पर जाएगा, वहां पर खेलेगा और भारत से टाकरा भी करेगा, और इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि रिवायती हरीफ को हरा के आएगा। अच्छा जी, तो ज़रा हम बता दें, फिर हम आपका सस्पेंस इतना क्यों बरकरार रखें। जो मेगा टाकरा यानी कि पाक भारत टाकरा, वो होने जा रहा है 14 सितंबर को, और रिवायती हरीफ 21 सितंबर को। सुपर 4 में भी आमने सामने आ सकते हैं, यानी कि 2 अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं। हम दुआ गो हैं कि हम अच्छा ऐसा खेलें, परफॉर्म करें कि हम दोबारा से हराने की कोशिश करें, पहली बार हराने के बाद भारत को। सो लेट्स सी कि क्या सूरत हाल बनती है। सो क्रिकेट फैंस जो हैं वो एकदम से अलर्ट हो गए हैं, और तमाम तर जो कहते हैं ना, आपके अब देखिएगा पोस्ट भी आएंगी, मीम्स भी आएंगी, और बहुत हम लोग इस चीज़ को एज ए फेस्टिवल एंजॉय करते हैं जब भी कोई क्रिकेट का इस तरह का ओकेजन आता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, अब हम ये देखते हैं कि जब वो अपने क्रिकेट को पॉलिटिसाइज करते हैं तो फिर वहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट, जो वहाँ के फॉलोअर्स हैं, इंडियन नेटिव्स जो हैं, जो मीडिया प्रोपोगेट करते हैं, जो वहाँ के सियासतदान हैं, वो उम्मीदें बांध लेते हैं। वो कहते हैं कि अब कुछ एक्सट्रीम होने वाला है, लेकिन फिर उसके बाद वो खरी खरी सुनाते हैं अपनी ही गवर्नमेंट को। अब हुआ क्या कि भारत ने एशिया कप के खिलाफ बहुत लॉबिंग की। एशियन क्रिकेट काउंसिल का अहम तरीन इजलास था, वो ढाका से किसी और मकाम पर मुंतकिल करवाने की भरपूर कोशिश की, फिर शिरकत ना करने की धमकी दी, लेकिन क्रिकेट के इस महाज पर भी पाकिस्तान ही कामयाब हुआ और बीसीसीआई की बेबसी के बाद मोदी हुकूमत ग्रीन सिग्नल देने पर मजबूर हो गई। अब हिंदू इंतहा पसंदों ने क्या किया, जरा वो आप बताएं। अच्छा, उन्होंने ये जो फैसला है उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। कैसे हो सकता था, इसके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया, चाहे सहाफ़ी हो, क्रिकेटर्स हो, अरकान पार्लियामेंट हो, उन्हीं को, अपनी सरकार को ही आड़े हाथों लिया। फिर से जज्बाती हो गए। हाँ जी, जज्बाती हो गए, ये आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी शाहिद हाशमी। शाहिद साहब, गुड मॉर्निंग, और बाखबर सवेरा में एक बार फिर से हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये बताएं मोहसिन नकवी साहब, ऐसी क्या गीदड़ संगी उनके पास कि वो हर बारी भारत को उसके फैसला यू टर्न लेने पर मजबूर कर देते हैं। तो इस बार भी यही हुआ। सबको ऐसा लग रहा था, क्योंकि स्पेशली जो पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ मई के बाद, कैसे भारत सामना करेगा पाकिस्तान का, बट फाइनली ऐसा होने जा रहा है शायद साहब। फिर
बिल्कुल ऐसा ही होगा। अभी 2-4 दिन 5 दिन शोर मचेगा। उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके जो दूसरे इस तरह के मीडिया के बड़े महात्मा लोग हैं, वो इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी कमाल की डिप्लोमेसी की, बड़ी कमाल की जो उन्होंने ताल्लुकात अपने इस्तेमाल किए। वो अफगानिस्तान गए तो अफगानिस्तान में भी वहाँ क्रिकेट की भी बात हुई, और अफगानिस्तान का मंदूब आया, उसने ढाका में मीटिंग अटेंड की। श्रीलंका ने मीटिंग ढाका की वीडियो लिंक के जरिए अटेंड की, इंडिया ने वीडियो लिंक के जरिए अटेंड की। तो उन्होंने अपनी कोशिशें की, भरपूर कोशिशें की, और वो रंग लाई। यहाँ तक के उन्होंने फिर बॉल इंडिया के कोर्ट में डाल दी कि जी आप ऐलान करेंगे एशिया कप का कि कब होगा, क्या होगा। और फिर उन्होंने शेड्यूल अनाउंस किया। शेड्यूल तो फिर वही टिट फॉर टैट हो गया जैसे 2023 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के सेक्रेटरी ने ऐलान किया था, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कर दिया। तो ये सब चीज़ें मीडिया में करता रहेगा, लेकिन उनका एक मीडिया का एक फैक्शन ऐसा भी है जो ये कहेगा कि नहीं, टूर्नामेंट होना चाहिए, ये तो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, और वो शुरू हो गया है वो वाला फैक्शन भी। इसलिए इसकी बुनियादी वजह एक ये है कि भारत ने 2036 में ओलंपिक्स अपने मुल्क में कराना है। अच्छा। और अगर आपने अपने यहाँ ओलंपिक्स करवाना है तो आप, और भारत ने फ्यूचर होस्ट कमीशन जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का होता है, उसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो कर दिए कि जी हम 2036 का ओलंपिक्स कराना चाहते हैं। तो जब आप इतना बड़ा इवेंट कराएंगे ओलंपिक्स, तो आपको पूरी दुनिया से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, उनके साथ हर गेम खेलना है, उनको अपने यहाँ बुलाकर खिलाना है। और अगर भारत ये नहीं करेगा तो उसे 2036 का ओलंपिक्स नहीं मिलेगा। और अच्छा, ये वैसे उनके मीडिया ने कहना शुरू कर दिया, ये तो एक क्रिकेट का टूर्नामेंट है, चलो खेल लेते हैं हम। भारत तो बड़ी चीजें सोच रहा है, भारत तो महान बनने जा रहा है, भारत तो वर्ल्ड का टाइगर बनने जा रहा है, स्पोर्ट्स का बने। लेकिन पाकिस्तान से इस तरह की सियासत ना करे। पाकिस्तान अपना अलग एक स्पोर्ट्स में मकाम रखता है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने 1994 में 4 वर्ल्ड टाइटल जीते हुए थे, स्क्वाश, हॉकी, क्रिकेट और स्नूकर। तो इस पाकिस्तान जैसा स्पोर्टिंग कंट्री तो कोई है ही नहीं। तो आप खेलो ना खेलो, लेकिन अगर आपने ओलंपिक्स कराना है तो आपने एशिया कप तो खेलना पड़ेगा। शाहिद भाई, वैसे अब तो सिंस शेड्यूल का ऐलान हो गया है, और अब आपको लगता है कि ऐसी कोई गुंजाइश वैसे है, या कोई ऐसा रास्ता है कि अगर सिंस बीसीसीआई के ऊपर दबाव बढ़े तो वो पतली गली से फरार इख्तियार करने का कोई रास्ता है इनके पास, या नहीं है? देखिए, उनके यहाँ सियासत तो बहुत ज़्यादा खेली जाती है। स्पोर्ट्स में वो सियासत को लेके आते हैं, तो भारत से कोई भी चीज़ बाहर नहीं है, वो कर सकते हैं। तो आखिर में ही कह देंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, क्योंकि अभी तो बहुत साल हैं, हम अभी देखेंगे, हम बात करेंगे। लेकिन इसका इम्कान कम है। उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने, डॉक्टर मुनसुख, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से कहा था कि हमें मल्टीनेशनल इवेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हॉकी की टीम को भी वीज़े देंगे। तो अब अगर भारत ने ओलंपिक्स करना है तो उन्होंने पाकिस्तान की हॉकी टीम को वीज़े भी देने होंगे। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हमारी हॉकी टीम अगले महीने जाएगी या नहीं जाएगी। और अगर जाएगी तो भारत को वीज़े देने पड़ेंगे। 2019 में भारत ने पाकिस्तान के 2 शूटर्स को ओलंपिक कमेटी का एक क्वालिफाइंग राउंड था शूटिंग का, उसके लिए वीज़ा नहीं दिए थे। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इतनी स्ट्रांग है कि उसने उस टूर्नामेंट का क्वालिफाइंग राउंड का स्टेटस छीन लिया था। वो स्टेटस उन्होंने कहा कि अब हम कहीं और जाके कराएंगे, भारत में नहीं कराएंगे, इसलिए कि आपने पाकिस्तान के 2 शूटर्स को वीज़ा नहीं दिया। तो अगर भारत ने ये करना है तो फिर उसने इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स में उसमें भारत की जगह सही है। शायद साहब, ऐसा तो नहीं है कि अब इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली हो कि अब इनके बीसीसीआई के सतह पे उस लेवल से ना नहीं आएगी, बल्कि इनके प्लेयर्स जो है वो इसको इशू बनाएंगे। जैसे कि हमने रिसेंटली देखा वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारत भाग गया, उनके खिलाड़ियों ने कहा जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, शाहिद आफरीदी को उन्होंने इशू बनाया। अब एशिया कप पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में, अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई खिलाड़ी उनके इनकार कर दे तो ऐसी सूरत में फिर क्रिकेट कवानीन क्या कहते हैं? नहीं, वो तो फोरफीट हो जाएगा। अगर आप नहीं खेलना चाहते, एक आध खिलाड़ी अगर नहीं खेलना चाहता उसको रिप्लेस कर लें, ज़ाहिर है 15 का स्क्वाड होता है, आप बाकी प्लेयरों को खिला लें। लेकिन अगर पूरी टीम नहीं खेलना चाहती तो फिर वो फोरफीट हो जाएगा और पाकिस्तान को उसके 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स बिल्कुल डिफरेंट थी, उसका इतना बीसीसीआई से ताल्लुक नहीं था। बहुत से मैंने ट्वीट देखे, अश्विन ने भी ट्वीट किया कि जहां पैसों का मामला आया, लंबे पैसों का, तो एशिया कप खेलने के लिए तैयार है,
वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड का गेम खेलने के लिए तैयार है। वो तो एक प्राइवेट लीग है, उसका बोर्ड से इतना ताल्लुक नहीं है। हाँ, आप पाकिस्तान का नाम, आप इंडिया का नाम, आप ऑस्ट्रेलिया का नाम यूज करते हैं तो आपको बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है। उसमें बीसीसीआई ने उन्हें मना नहीं किया होगा कि आप वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का गेम नहीं खेले। वो 4-5 प्लेयरों की एक कोशिश थी, उन्होंने शुरू किया। जब उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया पे बड़ा रिएक्शन आ रहा है कि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का मैच खेलने जा रहे हैं, तो जब उस सोशल मीडिया से घबरा कर बहुत से खिलाड़ी भाग गए। और जहां तक बहुत से पाकिस्तान जो बहुत से मुसलमान खिलाड़ियों को ताल्लुक है, ये तो कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह कह चुके हैं पार्टीशन के वक्त कि जो भी मुसलमान भारत में रह गए उन्हें अपनी पूरी जिंदगी भारत से अपनी वफादारी साबित करने की कोशिश करनी पड़ती रहेगी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं है। शाहिद भाई, एक और बात समझाइएगा। अब एक तरफ हम देख रहे हैं भारत के मीडिया और साबिक खिलाड़ियों की इंतहा पसंदी है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं ब्रॉडकास्टर राइट्स हैं, इश्तिहारात हैं। आपको लगता है कि बीसीसीआई इंतहा पसंदों का दबाव बर्दाश्त कर सकेगी? कर लेंगे। अब जैसे मैंने बताया था ना कि उन्होंने अपने मीडिया में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया कि देखो हम पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम तो बनने जा रहे हैं दुनिया के बहुत बड़ा टाइगर बनने जा रहे हैं, हम तो स्पोर्ट्सिंग वर्ल्ड फतह करने जा रहे हैं, ओलंपिक्स करवाएंगे 2036 में। और भारत करवा सकता है ओलंपिक्स। उनके पास कॉमनवेल्थ गेम्स का तजर्बा है, 2010 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स कराए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है, तो वो बहुत वजिद हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं कि 2036 का ओलंपिक्स वो करवाएंगे। तो अगर उन्होंने ओलंपिक्स करवाना है, बड़ा वर्ल्ड टाइगर बनना है, तो उन्होंने ये छोटी मोटी चीज़ें दरगुजर करनी पड़ेंगी और उनका मीडिया समझ जाएगा। जाहिर है स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है, स्टेट चाहेगी तो सब कुछ करेगी। कल से परसों से आप देखेंगे कि मीडिया भी खुश होना शुरू कर देगा कि नहीं, हम तो एशिया कप खेल रहे हैं लेकिन हम तो ओलंपिक्स करवाने जा रहे हैं 2036। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब बाखबर सवेरा के लिए वकालने के लिए और ये तमाम सूरत हाल आपके सामने। मैं बड़ी हैरान हुई कि भारत इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है, अभी से 2036 के ओलंपिक्स के बारे में सोच रहा है। इतनी अक्लमंदी उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। अभी से प्लान करेंगे, फिर अपने मीडिया को नैरेटिव बताएंगे, फिर वो इंतहा पसंद निकालेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो मतलब नैरेटिव बिल्डिंग भी तो टाइम लगता है ना, उसके लिए भाई आप देखें जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो दोनों तरफ ही हाइप होती है, तो स्पॉन्सर भी मिलते हैं, ब्रॉडकास्टर्स भी यही चाहते हैं और जो ज़ाहिर सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी यही चाहते हैं, शायद कि क्रिकेट भी यही देखना चाहते हैं। यस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और हमारे सामने एक ऐसा इशू आया है जो पिछले दिनों आपने बलूचिस्तान में देखा कि किस तरीके से कारोकारी करके गैरत के नाम पे जिरगा बिठा के फैसले दिए जा रहे हैं। रावलपिंडी में भी जिरगा हुआ और उस जिरगे के हुक्म पर कत्ल भी हो गया है। कत्ल की गई लड़की जो है उसकी आज पोस्टमार्टम के लिए कब्रकुशाई की जाएगी और मकतूला के जो दूसरे शौहर हैं उस्मान, उन्होंने ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में अगर हम स्टोरी के डॉट कनेक्ट करें तो निकाह नामा सामने आ गया है। मकतूला सिद्रा जो हैं उन्होंने 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में उस्मान से शादी की थी और उस्मान के वालिद का ये बताना है कि मकतूला ने बताया कि उसकी शादी ज़बरदस्ती कराई जा रही है। अच्छा, अब आप ये देखें कि इस मुल्क में कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, इस मुल्क में कानून नाफिजुल अमल है, इस मुल्क के अंदर आइन आज़ाद है, अदालतें मुतहरक हैं, लेकिन फिर जिरगों को किसने ये हैसियत दी, जिरगों को किसने ये इंटाइटलमेंट दी कि इतने बड़े बड़े फैसले वहाँ पर किए जा सकें। अब उस्मान के वालिद का ये कहना है कि मकतूला ने बताया कि उसकी शादी ज़बरदस्ती कराई जा रही है। 40,000 रुपए का बंदोबस्त करके मैं अदालत में गया, निकाह के 4 दिन बाद 10 लोग असलहा समेत घर में दाखिल हुए और हमें धमकियां दी। जिरगे के सरबरा असमतुल्ला की हवाई फायरिंग की वीडियो भी सामने आई है और पुलिस ये बता रही है कि मकतूला सिद्रा की नमाज जनाजा भी असमतुल्ला ने घर में पढ़ाई और सिद्रा की कत्ल के इल्ज़ाम में 9 अफराद को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया। चलिए तो जरा हम पूछ लेते हैं पूरी डिटेल क्या है इसकी। बाबर मलिक हमारे नुमाइंदे साथ हैं। बाबर, ज़रा बताइएगा ये इशू क्या है, थोड़ा सा इसके कुछ डॉट्स हैं जो हम नहीं कनेक्ट कर पाए, सर आप बताइएगा डिटेल में। जी बहुत शुक्रिया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, कोई कबायली इलाका नहीं है, दूर अफ्तादा इलाका नहीं है, रावलपिंडी शहर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का जुड़वा शहर, यहाँ पे जिरगा मकतलगाह बनाया गया। होता यह है कि ज़ियाउर रहमान नामी शख्स थाना पीर वदाई में जाके एक मुकदमा दर्ज कराता है कि उसकी शादी सिद्रा बीबी से हुई थी, उसकी बीबी से लड़ाई हुई और वो घर से जेवरात और पैसे ले गई है, इसका मुकदमा दर्ज करें। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इसके शोहर जो ज़ियाउर रहमान, जो अपने आप को सिद्रा का शोहर कहता था, उसको बुलाया, वो बार बार नहीं आया, लेकिन पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसके ऊपर तहकीकात शुरू की।
तो कुछ सीसीटीवी फुटेज मिल गई कि उस घर से आते जाते हुए अफराद तादाद में, फिर कब्रिस्तान की एक सीसीटीवी फुटेज मिली। तो इस मामले को फिर आला हुकाम के नोटिस में लाया गया। जब मीडिया में ये बात आई तो आईजी और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नोटिस लिया गया। सीपीओ रावलपिंडी ने एक 10 रुकनी टीम तश्कील दी। तो इस मामले की गुत्थियाँ सुलझाते जिरगोई जो असमतुल्लाह है उसकी ज़ेर क़यादत ये जिरगा होता है। ये यही वही जिरगोई है जो सिदरा को मुजफ्फराबाद से इसले की नोक पर अपने साथियों की मदद से यहाँ लाता है। यहाँ ला के जिरगा मुनक्कद करके 16 और 17 जुलाई की रात को आर्डर हुक्म जारी होता है और उसका गला दबाकर उसको कत्ल करके सुबह सवेरे खुफिया तौर पर गोरकन के साथ मिलके, कमेटी के साथ मिलके इस फिर बताया कि इस कब्रिस्तान में जहां आपसे कुछ देर के बाद कब्र कुशाई होनी है, पुलिस यहां पहुंच चुकी है, डॉक्टर आ बाबर रहे हैं। हमने सुना है कि गोरकन को 1 घंटे का नोटिस दे दिया गया था, 1 घंटे पहले कह दिया गया था कब्र तैयार कर लो, तो ये क्या कहानी है? गोरकन ने अपना इकबाली बयान दिया है, तहरीरी तौर पर उसने दस्तखत करके दे दिए हैं कि उसका कसूर नहीं है। वो उसको जो गुल बादशाह है उसने कहा 1 घंटे में कब्र तैयार करो, बारिश भी लगी हुई थी, वो कब्र तैयार नहीं कर पाया। तो फिर गुल बादशाह अपने साथ 25 लोग लाया, उन्होंने इस कब्र को खुदाई की, खुफिया जो मकाम रखा गया था खुदाई करके घड़ा बना के, और लोडर जो सिस्टम ज़रीफ़ी देखें जो लोडर रक्षा होता है उसके अंदर तरपाल डाल के इस मैयत को यहाँ पे ला के रखा गया। 25 लोगों ने नमाज जनाजा में, और असमतुल्लाह जो मरकज़ी मुल्ज़म है शोर के साथ, वो उसने नमाज जनाजा पढ़ाई। अपनी तरफ से सारे मामलात ऐसे नीट एंड क्लीन किए गए जैसे ये कोई बॉर्डर का दूर अफ्तादा इलाका हो, शहर ना हो। तो उन्होंने जुल्म की इंतहा की, फिर बाबर बिल्कुल जुल्म की इंतहा की, दिल दहला देने वाला वाक़या, और इन वाक़यात में हम देख रहे हैं कि इजाफा होता चला जा रहा है। मुझे ज़रा ये बात बताइएगा कि खातून का कत्ल होता है, उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है, उसके बाद दिन दहाड़े 1 घंटे में कब्र तदफीन भी कर दी जाती है, कब्र भी बनवा दी जाती है, तदफीन भी कर दी जाती है। ये इर्द गिर्द किसी को पता नहीं चलता, किसी को खबर नहीं होती, कोई रिपोर्ट नहीं करता इसको। अफसोसनाक वाक़या है कि पुलिस के अपनी भी जो है वो खुफिया एहलकार होते हैं, उनका भी है। लेकिन दाद पुलिस को यह भी देनी चाहिए कि जो सीसीटीवी फुटेज जो इसके शोहर ने जो मुकदमा दर्ज करवाया था उसकी मदद से ये सारा कुछ हुआ। लेकिन ये सारा कुछ हुआ, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई और तमाम मुल्ज़मान ने अपना अपना जुर्म तस्लीम किया है कि उसका ये था। लेकिन पुलिस ने, क्योंकि ये थोड़ा सा इसके अगर हाईलाइट करें तो ये खौफो राज फैलाया गया। रावलपिंडी जैसे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जैसे इलाके में जिरगा मुनक्कद करके लड़की के कत्ल का हुक्म देकर दहशतगर्दी फैलाई गई है। जब किसी दूर अफ्तादा इलाके में जिरगे होते हैं जहां पर कानून, हम समझते हैं कि ज़ाहिर है कानून को वहां पे इतना खातिर खान नहीं लेकर वो लोग आते हैं, सरदारी निज़ाम है और वडेरा निज़ाम है, लेकिन रावलपिंडी में कौन ऐसे लोग हैं, कौन इतने बासर लोग हैं जो बाकायदा जिरगा मुनक्किद कर रहे हैं? तो जिरगे की यहाँ पे क्या हैसियत है? देखिए, अपनी नौयत का ये एक पहला मामला रावलपिंडी में सामने आया है। पंजाब हुकूमत और आला हुकाम की जानिब से, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इससे कहा कि इसे एग्जाम्पल बनाएं कि आइंदा कोई वाक़या ऐसा ना हुआ। तो इसीलिए सीपीओ रावलपिंडी और जो टीम तश्कील दी गई है वो सारे पहलुओं पर गौर कर रही है कि जिरगा कैसे, ये फौजी कॉलोनी का इलाका है, यहाँ पे ज़्यादातर जो है कबायली और KPK के लोग ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं। और जो मुल्ज़िम है एक असमतुल्लाह, उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उसकी शहरियत के हवाले से पुलिस को डाउट है कि वो अफ़गान शहरी है, उसकी भी तहकीकात की जा रही है। तो ये होना यहाँ पे अफसोसनाक है। लेकिन इसके अंदर एक दहशतगर्दी की दफ़ात, कत्ल और दीगर सहूलतकारी और दीगर दफ़ात के साथ 780A का नफाज भी होना चाहिए कि रावलपिंडी जैसे दारुल हुकूमत के अच्छा बाबर, वैसे एक जरा बात बताइएगा बैक स्टोरी से रिलेटेड, ये जब जिरगे के फैसले में खातून पर क्या इल्ज़ाम लगाया गया था? देखें, खातून के ऊपर शोर ने अपना जिरगे के सामने मुकदमा रखा। ऑलरेडी जिरगा सारा कुछ कर चुका था कि ये लड़की मेरे साथ इसकी शादी हुई है, इतना 2-3 माह पहले शादी हुई या उसने अरसा मुद्दत बताई और मेरी इसके साथ मुँह मारी हुई, नचाकी हुई, झगड़ा हुआ, ये घर से जेवरात लेके उस्मान नामी लड़के के साथ भाग गई। अच्छा, लगता लगता है कि उसके साथ ये भाग गई है और इसने कानून और तमाम ज़ाब्ते कानून तोड़े हैं, लिहाजा इसके ऊपर तमाम तर जुर्म साबित किया गया, पंचायत में इसको खड़ा किया गया। जी, वो दूसरा लड़का जिसके साथ बताया जा रहा है कि खातून चली गई, उस्मान नाम है।
अब उस्मान का किरदार कल खुल के सामने ये आया है कि जब इस लड़की के कत्ल की खबर मीडिया में नशर हुई तो वो मुजफ्फराबाद में था। उसका वालिद डर गया कि इस लड़की के बाद इस लड़के को भी कत्ल कर देंगे। उस्मान वही लड़का है जिसने मुजफ्फराबाद में इस लड़की से कानूनी तकाजे इसके वालिद के मुताबिक पूरे करके निकाह किया और उसका वालिद अपने बेटे को ले आया कि कहीं इसके बेटे को भी ना कत्ल कर दिया जाए। पुलिस की कस्टडी में पिरवदाई पुलिस को सरेंडर कर दिया और एक दरख्वास्त भी वो दे रहा है सीपीओ को कि इसकी बेटे के जो जुर्म बनता है, जो मामला है वो देखें, लेकिन इसकी जान को इन मुल्ज़मान से ख़तरा है, उसे भी महफूज बनाए, इसकी हिफाजत भी करें। वो लड़का पुलिस कस्टडी में है, पुलिस तफ्तीश में उसको मुलजिम के तौर पर लेती है, गवाह के तौर पर लेती है। क्या वहाँ भी अगवा हुआ, मुजफ्फराबाद में भी अगवा हुआ, क्या वहाँ मुकदमा एक दर्ज होगा? तो पुलिस इस सारी सूरत हाल, लेकिन मजमूई तौर पर पुलिस ने इस सारे मुकदमे में, सारे किस्से में, जुल्म में जितने लड़की के जो किरदार हैं वो सारे गिरफ्तार किए हैं। लड़की के वर्सा क्या बताते हैं? ये बहुत अहम सवाल है कि लड़की के बारे में, लड़की के मुताबिक जो उसने वहाँ पे मुजफ्फराबाद में उस्मान के वालिद को बताया कि उसका वालिद फौत हुआ, उसकी वालिद ने उसके चचा से दूसरी शादी की और उसकी माँ और सौतेला चचा उसकी कहीं ज़बरदस्ती शादी करना चाह रहे हैं। वो भी पर इसके मुद्दई नहीं बनेंगे क्योंकि इस मामले में अब सरकार मुद्दई बन गई है। अच्छा। पुलिस स्टेट मुद्दई बन गई है, वो इस मामले को देखेगी। अमूमी तौर पर तो होता ये था कि जानना चाह रहा है वो जो शौहर, पहला शौहर होने का दावा कर रहा है, उससे शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? क्योंकि लड़की के घर वालों के मुताबिक जबरदस्ती उसकी शादी कराई जा रही थी। देखिए, ये जो कबायली या पठान या ये लोग होते हैं, इनका ज़ुबानी कलामी ही निकाह और सारा मामला होता है, लेकिन पुलिस को अगर उसका निकाह हुआ भी है तो पुलिस को उसके सबूत देने होंगे। इनको निकाह नामा रजिस्टर हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये सारी चीज़ें एक इस झेली हैं। मरकजी बात तो ये है कि लड़की को जिरगे में मुजरम ठहरा कर एक हुक्म जारी किया गया। तो मुझे लगता है ज़रूरी है कि इसमें 780A की दफ़ा भी शामिल हो जाए। सहूलतकारों के साथ जो पुष्पनाई कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर कुछ प्रेशर भी डाल रहे हैं कि इसमें फ़लाँ मुलजिम के ऊपर हाथ हल्का रखे छोड़ दें, लेकिन पुलिस हुकाम का कहना है कि वो मेरिट पे तफ्तीश करेगी। सीपीओ और आरपीओ की जानिब से कहा गया है कि वो मेरिट पे तफ्तीश करेंगे और तमाम मुल्ज़मान जिसका जितना किरदार है सबको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगी। तो कुछ देर के बाद यहाँ इस कब्रिस्तान में पिरवदाई का ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। रावलपिंडी में अगर कोई कब्रिस्तान कदीमी है तो ये पिरवदाई का ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। हम जरा ये केस समझने की कोशिश करें। जरा ये बताइएगा कि उस्मान जो मकतूला सिदरा है वो उसका दूसरा शौहर था या पहला शौहर था? और अगर वो दूसरा शौहर था तो पहला शौहर, क्या पहले शौहर ने शवाहिद प्रोवाइड किए हैं, कोई एविडेंस दिया है कि ये मेरे निकाह में थी? जरा इस पर रोशनी डालिएगा, हमें जरा ये डायनामिक समझाइएगा कि रिलेशनशिप क्या था। बहुत अहम सवाल है क्योंकि इस कत्ल से पहले, जरगे से पहले एक प्लानिंग के तहत एक मुकदमा दर्ज करवाता है ज़ियाउर रहमान, जो पहला शोर होने का दावा करता है थाना पिरवदाई में कि इसकी सिदरा के साथ शादी होती है, झगड़ा होता है, सिदरा घर से जेवरात और पैसा लेके निकल गई, वो उस्मान नामी शख्स के साथ भाग गई। पुलिस बाकायदा तौर पर इसके ऊपर FIR दर्ज करती है। डेफिनेटली पुलिस को कुछ सबूत दिए होंगे उस पहला शोर होने के, तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अब मुकदमा दर्ज करने के बाद क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो मशकूक था, वो गिल्टी था और पुलिस को शक शुबा हुआ, तो पुलिस की जो टीम थी, पुलिस का IO था, शाबाशी है उसको कि उसने इस मुकदमे को देखा। उसके घर की CCTV फुटेज, राउंडिंग की CCTV फुटेज, खुद इस कब्रिस्तान की CCTV फुटेज ली तो सारे गुत्थियां सुलझी की और ये मामला सामने आ गया। फिर इनके इलाके में भी खौफ और रास है। जिरगे का मामला, कत्ल का मामला फौजी कॉलोनी पिरवदाई में बच्चे की ज़बान पे है कि यहाँ जिरगा मुनक्कद हुआ, लड़की को कत्ल किया गया और यहाँ से एक कि वो जो पहले शौहर है उसने जब मुकदमा दर्ज करवाया अपनी बेगम के हवाले से, तो कोई एविडेंस उसने दी कि नहीं दी पुलिस को कि ये उसकी बीवी है कि नहीं? और ज़ाहिर है एविडेंस के लिए निकाहनामा दिया होगा, कुछ उसमें कुछ बताया होगा कि कैसे ये मेरी बीवी है। देखिए, ये तो थाना पिरवदाई पुलिस ही शोर करेगी कि उन्होंने, अब बीवी जब उसने कहा कि ये सिदरा मेरी बीवी है और मुकदमा दर्ज करने के लिए आया तो क्या एविडेंस दिए उसने, निकाहनामे में क्या दिया, क्या अपने साथ कोई ज़ुबानी कलामी गवाह लेके आया या किसी का फ़ोन करवाया? ये तो पुलिस बता सकती है कि क्या उसकी निकाह हुआ था, शादी हुई थी, तो डेफिनेटली पुलिस ने देखा है तो फिर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद ये सूरत हाल, इसी मुकदमे
मकतूला के वालिद जो बता रहे हैं कि लड़की ये बयान दे रही ना कि उसकी ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही थी, तो यहाँ पर ज़रा सा ये कुछ हमें मालूम करना है कि उससे शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, ज़बरदस्ती कराई जा रही थी, क्या वो उसने एविडेंस दी कि मेरी बीवी है जब पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया, और जब एक वो कानूनी जंग लड़ रहा था तो फिर जिरगे ने कैसे फैसला कर दिया इस सारी सिचुएशन का, ये दो पैरेलल मतवाजी निज़ाम कैसे चल रहे थे, उसने दोनों को क्यों अप्रोच किया? देखिए, मकतूला का वालिद इस मामले में वो सुतेला वालिद है। मकतूला का सुसर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इस लड़की ने हमें मुजफ्फराबाद में बताया कि इसका वालिद फौत हो गया, इसका सुतेला वालिद इसका चचा है और वो ज़बरदस्ती किसी और जगह पे शादी करने चाहते हैं, मुझे पनाह दें। तो उन्होंने कहा कि हमने वहाँ पे कानूनी तकाजे पूरे करके निकाह करवा दिया। निकाह के 4 रोज़ बाद ये लोग असले की नोक पर इस लड़की को ले गए और ये भी जाते हुए कह के गए कि आपका निकाह हुआ है तो हम रुखसती जल्द कर देंगे। वहाँ से ले आइए और यहाँ पे ला के जिरगा मुनक्कद करते हैं और ये सारी सूरत हाल। पहली बात तो जो FIR दर्ज हुई है उसी FIR की वजह से ही ये कत्ल पकड़ा गया, ये कातिल और जिरगोई पकड़े गए। उसी FIR के अंदर ही अब कत्ल की जो सहूलतकारी है, और वो जो पहली FIR थी वो उसके पहले शौहर ज़ियाउर रहमान की मुद्दत में दर्ज की गई थी, ऐसी है। ठीक है, थैंक यू सो मच बाबर, इसकी डिटेल में हम आपसे मजीद जानेंगे। असल इशू ये है कि जिरगे के फैसले पर लड़की का कत्ल हुआ, जो कि गैर कानूनी काम है और किसी को ये हक नहीं है किसी के कत्ल का हुक्म देने का, किसी की जान देने का। कोई इंसान दूसरे इंसान की जिंदगी मौत का फैसला नहीं कर सकता जिरगे की सिचुएशन के अंदर। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अच्छा जी, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अक्सर हम इस बारे में जिक्र भी करते हैं, अपने प्रोग्राम में आवाज़ उठाते हैं। हमारे जो चीनी है वो एक लूप में फंसी हुई है, एक साइकिल में फंसी हुई है। जब क्रॉप आती तो हमें बताते हैं कि जनाब बम्पर क्रॉप हुई है, अब हम करेंगे इसको एक्सपोर्ट। जब एक्सपोर्ट कर देते हैं उसके बाद फिर हमारे पास किल्लत पैदा हो जाती है। अब वो किल्लत पैदा की जाती है, ज़ख़ीरा किया जाता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है फिर वो अपनी मर्ज़ी का मन मर्ज़ी का रेट तयन करते हैं और उसके ऊपर चीनी बेची जाती है। इस दफ़ा एक्स मिल रेट की कीमत थी 165 रुपये, लेकिन आज से 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले जब हमने इस बारे में बात की थी तो चीनी मुख्तलिफ शहरों में बिक रही थी 190, 195, 180, 185 के ऊपर। अब हम ये देख रहे हैं कि वो चीज़ भी क्रॉस हो गई है। जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे लास्ट टाइम कि ये 2 सेंचुरियां मारेगी चीनी, तो 2 सेंचुरी मार ली बिल्कुल। और अब हम ये देख रहे हैं कि अब जो मुख्तलिफ शहर इस्लामाबाद, लाहौर समेत कई शहरों में चीनी गायब हो गई थोक की मार्केट से, और ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 190 से 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई, जो कि हमारे शो में पिछले दिनों डिस्कस भी हुआ। तो हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। लाहौर से ज़फ़र इकबाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मज़हर इकबाल हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। तो मज़हर ज़रा हमें बताइएगा कि क्या कीमतें चल रही हैं, और ये तो बहुत दिन पहले प्रेडिक्ट हो गया था कि 200 पर जाएगी। जी, चीनी जो थोक मार्केट में मैं परसों गया था वहाँ पर चीनी बिल्कुल नहीं है, कोई शख्स उसका लेन देन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने जो दिए हैं वो 165 रुपये एक्स मिल रेट और 173 रुपये परचून, उस पर वो कहते हैं जी वारे में नहीं है। फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो स्टोर्स हैं बाहर शहर में, वहाँ भी चीनी नहीं है। चंद एक दुकानें हैं या छोटे स्टोर हैं, वहाँ पर वो लोग कंट्रोल रेट पर जो थोड़ी बहुत चीनी उन्हें कहीं से मिलती है, कुछ लोग अपनी दुकानदारी बहाल रखने के लिए और कुछ हुकूमती अहकामात, क्योंकि जुर्माने बहुत हो रहे हैं, 50,000 रुपये जुर्माना करते हैं अगर आपने चीनी पे 1 रुपया या 2 रुपये या 10 रुपये महंगी बेची। तो इस वजह से चीनी जो है उसकी किल्लत पैदा कर दी गई है और इस वक्त शहर में चीनी बिल्कुल जो है बड़े मार्केटें हैं या डीलर्स हैं वो नहीं कर रहे। अच्छा, अब उसकी वजूहात कई हैं, चीनी कहाँ गई, चीनी क्यों नहीं। हुकूमत ने एक जो है रुकनी परफार्मा जो है वो डीलर्स के लिए और शुगर मिल्स के लिए एक तैयार किया है कि इसमें ये चीज़ें होंगी। उसमें नेशनल जो NTN है और सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है, महकमा बल्दियात का एक सर्टिफिकेट है, उसमें ऑनलाइन जो है वो डिपॉजिट होगा। ये कुछ 4-5 ये हैं और 2-3 और शर्तें हैं, शनाख्ती कार्ड होगा उसी के नाम। ये चीज़ें डीलर्स इस पे बहुत सारे पूरा नहीं उतरते, वो करना भी नहीं चाहते ये, जिस वजह से अब चीनी की ख़रीदारी बंद है। दूसरा ये है कि 165 रुपये में चीनी इस वक्त
मिल नहीं रही मार्केट में। और 190 रुपये आज 2 दिन पहले का भाव था कि 190 से 200 तो मतलब मजहर इकबाल अब आज ओपन मार्केट में चीनी दस्तयाब है ही नहीं, और जहां पर दस्तयाब है वहां पर 190, 195, 200 रुपये मिल रही है। ज़रा ये बताइएगा, आज शुगर मिल्स एसोसिएशन की वफूद और हुकूमती वफूद की मुलाकात है, इजलास है, उसकी क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, नेशनल फूड सिक्योरिटी ने आज वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने एक इजलास तलब किया है। आज इसमें शुगर मिल्स मालकान, शुगर डीलर्स, FBR और जो मुतलका नुमाइंदे हैं उनको बुलाया है। लेकिन बात यह है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी ने ही ये कहा था कि आप चीनी इतनी वाफर है, आप बाहर भेज दें। अब इन्होंने बाहर भिजवाई है, इन्होंने हुकूमत को अदाद शुमार पेश किए हैं, उसके बाद इन्होंने बाहर भेज दी 7.5 लाख टन, अब 5 लाख टन फिर मंगवा रहे हैं। यानी जिन लोगों ने ये इजलास का तो फ़ायदा उस वक्त होगा कि आप इजलास बुलाएं, जिन लोगों ने मुआहदा किया था कि 125 रुपये उस वक्त चीनी थी, बाहर 165 थी, 50-60 रुपये फ़ी किलो मुनाफा कमाया गया और वहाँ पर बड़ी मिकदार में चीनी बाहर भिजवाई गई। अब उसके बाद जिन लोगों ने ये अदाद शुमार पेश किए थे, वो ब्यूरोक्रेट थे, वो सियासतदान थे, वो जो भी थे, शुगर मिल्स मालकान थे, और जिन लोगों ने ये मुआहदा भी किया, देखिए जिन्होंने मुआहदा किया था कि अगर ये चीनी इससे ज़्यादा हम कीमत पर नहीं होने देंगे, अगर कीमत बढ़ेगी तो हम ज़िम्मेदार होंगे। देखिए हुकूमत और उनके माबैन, शुगर मिल मालकान के माबैन ये मुआहदा था, मुआहदा मंजर आम पर लाया जाए। किन लोगों के उस पर दस्तखत थे? शुगर मिल मालकान के थे, नेशनल फूड सिक्योरिटी के थे, या दीगर हुकूमती अरकान के थे। उस पर अमल दरामद कराया जाए और जो इसका जिम्मेदार है उसको कटहरे पे लाया जाए। देखें 120-25 रुपये किलो चीनी थी जो आज से 6 महीने 8 महीने पहले, अब वो 200 रुपए में भी नहीं मिल रही। जाहिर सी बात है, अब तो इतनी परचेजिंग पावर भी है। नहीं है अवाम की वो अफोर्ड कर सके 200 रुपए किलो चीनी। बहुत शुक्रिया मजहर इकबाल, आप हमें लाहौर से याद कर रहे हैं। चलें जी, चीनी के तो ये मामलात हैं। अब खाने से जुड़ी एक और ख़बर है भाई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं खानी है लेकिन आपको खिलाई जा रही है और आपको पता ही नहीं। मुझे नहीं मालूम कि लोग टेस्ट में फ़र्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पहले लाहौर से खबर आई थी, अब इस्लामाबाद से आ रही है। गल वध गई है, टुरदे टुरदे इस्लामाबाद पहुंच गई। इस्लामाबाद पहुंच गए, क्या पहुंच गए जी? गधे का गोश्त पहुंच गया है। गधे का गोश्त इस्लामाबाद के होटल रेस्टोरेंट्स वहाँ पे जी फ़रोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। अच्छा, मुकदमा तो दर्ज हो गया है लेकिन ये 25 मन बताया जा रहा है, और जो खाले थी वो तो बाहर भेज दी जा रही थी। अब जाहिर सी बात है, गवादर के थ्रू ये खाले भेजी जा रही थी, तो सोचना चाहिए था कि जब खाले बाहर भेज गई तो गोश्त कहाँ गया, सवाल ये बनता था। लेकिन आई डोंट नो ये सूरत हाल बनी। अच्छा, FIR क्या बताती है? FIR बताती है कि गिरफ्तार चीनी शहरी हैं, वो गोश्त के हवाले से रिकॉर्ड या कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे सके, और गोश्त की खरीदो फरोख्त और सप्लाई की तहकीकात 3 रुकनी कमेटी कर रही है। अब जी गधों की ये फरोख्त, गधों की नहीं, गोश्त की, गधों की फरोख्त हो रही थी। और अब आपको ये फॉरेनर्स खा रहे थे? कौन खा रहे थे? मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि वहाँ से एक चीनी शहरी गिरफ्तार किया गया है, और उसके मुताबिक तहकीकात के मुताबिक चीनी शहरी ने कोई ख़ास किस्म की कोई वाज़ेह सबूत या कोई वजाहत नहीं प्रोवाइड की, लेकिन यह है कि फूड अथॉरिटी की कार्रवाई में 25 मन गधे का गोश्त बरामद हुआ। अब मतवक्के मौके से गैर मुल्की शहरी गिरफ्तार किया गया, जबकि वाक़े का मुकदमा थाना संजानी में दर्ज कर लिया गया। अच्छा, अब आपको ये भी बता दें कि जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, AIY न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, उनसे जरा मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मैं भी फिर अपने आप को करेक्ट कर लूँ ना कि मैंने शिरकाजी होटल्स में और रेस्टोरेंट्स में मिल रहा है, ये एक जगह से बरामद हुआ ये है। जुल्करनैन से ज़रा पूछते हैं। जुल्करनैन, ज़रा ये बताएगा कि ये गोश्त कहाँ पर सप्लाई होता था, और क्या ये गोश्त पाकिस्तानी शहरियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, या जो जहाँ वहाँ से जो गैर मुल्की बाशिंदा गिरफ्तार हुआ है वो क्या बता रहे हैं? क्या तहकीकात आई है सामने? अच्छा सैम, हुआ ये कि इस्लामाबाद जो फूड अथॉरिटी है उनको ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर ये इस किस्म का धंधा हो रहा है। तो वो ये इस्लामाबाद का बेसिकली दही एरिया है, तरनोल का और थाना संजानी का एरिया बनता है। वहाँ पर जब टीम गई है तो वहाँ पर 25 के करीब जो है वो गधे ज़िंदा हालत में मौजूद थे। बाकी गोश्त जो है वो वहाँ पे पड़ा हुआ था और गधों की खालें भी पड़ी हुई थी। उसके बाद जब गोश्त को जो है वो चेक किया गया, उसकी तादाद मालूम की, तो पता चला मिकदार जो है वो बताई गई है तकरीबन 1000
किलोग्राम के करीब, यानी 50 मन के करीब ये बताया गया है कि जो गोश्त है वो वहाँ पर मौजूद था। वो खालें और कब्ज़े में कर ली, जो ज़िंदा गधे थे वो भी। वहाँ पर पाकिस्तानी भी स्टाफ मौजूद था जो मौके से फ़रार हो गया था। अब जो शख्स गिरफ़्तार हुआ वो चाइना से ताल्लुक़ रखता है। उससे सही मालूमात ली तो उसने कहा जी जो इसका वेयर हाउस का मालिक है वो भी चाइनीज़ है, मगर वो भी बाहर रहता है, यहाँ नहीं है। उसके बाद ट्रांसलेशन का भी मसला आ रहा था, ट्रांसलेटर भी बुलाया गया, लेकिन वो कोई भी चीज़ बताने से आरी था। इसके लिए इन्होंने फौरी तौर पे 3 रुकनी एक जो तहकीकाती कमेटी है वो भी तश्कील दी है, मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और उसको जुडिशल भी कर दिया है। तो इतनी तादाद में गधे कौन इन्हें सप्लाई कर रहा था, कहाँ से इन्हें मैसर आ रहे थे? ये पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से जो यहाँ पर पाकिस्तानी हैं वो यहाँ पर लेकर आए, वो यहाँ पर फ़रोख्त करते थे। अब यहाँ से ताल्लुक़ है कि गोश्त जो है क्या आया कि वाकई यहाँ पे सप्लाई हो रहा था। इस हवाले से जो फूड अथॉरिटी की इंतज़ामिया है या पुलिस है, उनका ये कहना है इस हवाले से अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिली है। और ये उस वक्त जाके सूरत हाल मज़ीद क्लियर होगी कि जब जो पाकिस्तानी वहाँ पर स्टाफ भी था, जो पाकिस्तानी लोग यहाँ पर आते थे, उनका जो डाटा है वो इकट्ठा किया जा रहा है और उनसे फिर पूछा जाएगा कि आया कि खालें तो समझ में आ गई कि वो गवादर के रास्ते बैरून मुल्क जो है तो भिजवाई जाती थी। लेकिन ये जो गोश्त सप्लाई करते हैं गोश्त, ये सप्लाई है, यहाँ पे ये वेयर हाउस है। अब उनका ये कहना है कि ये सही जो मालूमात इधर उधर से ली तो वो ये कहते हैं नहीं जी ये गैर मुल्कियों के लिए ही गोश्त जो है वो सप्लाई होता था। किसी रेस्टोरेंट के हवाले से अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है कि वहाँ पर भी ये सप्लाई होता था। लेकिन क्योंकि लाहौर का आपको याद होगा वाक़या हुआ तो उसके बाद यही बात हर तरफ हो रही थी कि शायद इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट पर भी यही गोश्त जो है वो सप्लाई किया जाता है, यहाँ के शहरी भी वही खा रहे हैं। लेकिन इस हवाले से ऑफिशियल तौर पर अभी तक तस्दीक नहीं की गई है कि किसी भी रेस्टोरेंट में ये गोश्त सप्लाई किया गया है या नहीं, क्योंकि कोई किसी किस्म का जो रिकॉर्ड है वो तो वहाँ से नहीं मिला है कि कितना गोश्त ये ट्रेस करना कि कहाँ से गोश्त सप्लाई हो रहा है। पूरी चेन जो है उसका पता लगाया जा सकता है। फूड अथॉरिटी जो है उसका तो काम ही बिल्कुल है। जो जी सदफ बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन वहाँ पर किसी किस्म का कोई भी जो रिकॉर्ड है वो नहीं मिल सका है, जिसकी वजह से इनको ये नहीं पता चल रहा कि ये जो बेचने वाले हैं वो कहाँ से आए हैं। इसीलिए है उन्होंने तहकीकाती कमेटी बनाई है ताकि इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके कि एग्जैक्ट पहुँचा जा सके कि यहाँ पर जो गधों को ले जाकर ज़िबा किया जाता था उसके मकासद क्या थे। क्या ये सिर्फ इतना ही मकासद था कि उनकी खालें जो हैं वो यहाँ से बैरून मुल्क भिजवानी है, या जो गोश्त है वो वाकई यहाँ के रेस्टोरेंट को भेजा जाता था, या ये सिर्फ जो गैर मुल्की हैं या जो ये इस्तेमाल करते हैं यानी उनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो चाइनीज़ की है वो इस्तेमाल करते थे। उस हवाले से हाउस था, यहाँ पर तमाम तर इंतजाम थे गोश्त को प्रिजर्व करने के। सूरत हाल से आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन हैदर अपडेट करने। अच्छा, ये लाहौर में पता चल गया खोते का गोश्त खा रहे हैं, इस्लामाबाद में पता चल गया, कराची वाले जो हैं वो क्या मतलब पता लगाएं भाई हम क्या खा रहे हैं, पता हमें तो चिकन के नाम पे क्या बेचा जा रहा है। ये बड़ा ज़रूरी है। ये कैसे पता, इसे टेस्ट अच्छा, पता कैसे चले? मुझे बताएं। चिकन का टेस्ट पता चल जाता है, गोश्त का पता चल जाता है, लैम का पता चल जाता है, ऊंट का गोश्त पता चल जाता है, बकरे का गोश्त पता चल जाता है, गाय का गोश्त पता चल जाता है। ये कौन सा गोश्त? मैंने कभी अपने सहाफती करियर में सोचा नहीं था कि वैसे मैं ये सेगमेंट करूंगा, लेकिन बहुत जल्द ये दिन आ गया। पूछें आप किसी जान पहचान से कि भाई मतलब कैसा मैं क्यों पूछूं भाई? आपके हैं ना उधर जान पहचान। अब वो मैं वही कह रहा था कि बहुत जल्द ये दिन आ गया और ये हालात देखने पड़े कि अब आम शहरी गधे के गोश्त की पहचान कैसे कर सकते हैं। आपको ज़रा आज बताते हैं, क्योंकि गधे के गोश्त और गाय या बकरे के गोश्त से पहचानना मुश्किल होता है। अच्छा, वैसे ये हम इसको लाइटर नोट बात करें, लेकिन अब ये जो है ना मामलात इस हद तक आ गए कि ये संजीदा मसला हो गया है। अब चौकी पर खालें पकड़ी गई थी कराची में, फिर हमने लाहौर से वाक़या सुने, इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में भी वाक़या आ गया। माहिरीन के मुताबिक गधे का गोश्त आमतौर पर ज़्यादा गहरे सुर्ख रंग का होता है, रेड फ्लैग जी। उसकी साख्त बारीक रेशेदार होती है, चिकनाई कम और रंग सफ़ेद माइली सुरमई होता है। चिकनाई कम होती है, चिकनाई कम होती है, लेकिन चिकनाई का रंग सफ़ेदी माइल सुरमई होता है, यानी कि जो उसका फैट होता है वो थोड़ा सा ग्रेइश होता है, सफ़ेदी माइल। और मटन और बीफ के रेशे जो होते हैं वो भी आपको बता देते हैं, वो ज़रा सख्त होते हैं। और अगर आप गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा हथेली पर रखें, यानी मटन और बीफ की बात करें, तो वो हथेली पर ठहरा रहेगा, जमा रहेगा, जबकि गधे का गोश्त हथेली पर जमा नहीं रहेगा, वो स्लिप होकर गिर जाएगा। सो गधे के गोश्त में ख़ास किस्म की
बू हो सकती है, जाहिर सी बात है। जो पकाते हुए ख़वातीन और जो शेफ़ हैं, मर्द हज़रात भी वो पहचान उसकी कर सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि गधे का गोश्त जायके में भी कदरे मुख्तलिफ होता है। ऑब्वियस मैंने बता दिया कि हर जानवर का गोश्त जो है वो डिफरेंट टेस्ट होता है उसका। ये थोड़ा मीठा और चबाने में सख्त महसूस होता है। कीनिया के शहरियों के मुताबिक, क्योंकि कीनिया की मरगूब गज़ा है, इटली में भी खाया जाता है। अब जो लोग इटली जा रहे हैं ख़ास तौर पे वेकेशन के लिए, वैसे तो हम मुसलमान की हैसियत से हलाल फूड ढूंढ रहे होते हैं और हम कोशिश ये करते हैं फिर वेजिटेरियन चीज़ें खाएं, वेजिटेरियन पिज़्ज़ा खाएं, मगर फिर भी आप ज़रा ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, गधे का गोश्त उबालते वक्त आम गोश्त के मुकाबले में ज़्यादा झाग, यानी जो उस पर फ्रॉथ ऊपर बनता है ना गोश्त का, वो ज़्यादा बनता है। इतनी बारीकी से आपने गौर करना होगा। तो घर में थोड़ी बन रहा है, तो रेस्टोरेंट में अगर बन रहा है तो वहाँ कैसे बंदा पहचान करे? मैं वहाँ तो टेस्ट करके ही पहचान हो सकती है। आई एम जस्ट स्पीचलेस कि मतलब कितनी अच्छी तहकीक की गई है गधे के गोश्त के ऊपर। इस्लामाबाद वालों, लाहौर वालों, क्योंकि अब ये ऑफिशियली पता चल गया है कि भाई वहाँ ऐसा हुआ और ये अच्छी बात है, ये पता लग गया है। हमें नहीं पता कराची वालों को, मैं कोई यहाँ शहरों में वो नहीं तफरीक नहीं करी, हमें नहीं पता हम क्या खा रहे हैं, पता लगना चाहिए। ज़रा आप कुछ अपना तजुर्बा अगर है, कोई एक्सपीरियंस, फीडबैक में हमारे साथ हाँ जरूर डू शेयर विद अस। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे राइट देयर विद अस। चलें जी, अब जरा गोश्त चीनी से हट के बात करते हैं और आपको बताते टॉपिक चेंज हैं करते जी जरा मौसम का हवाला। सुबह जब मैं ऑफिस आया था तो मतला काफ़ी अबर आलूद था और नीम गहरे किस्म के बादल छाए हुए थे। नीम बादल कौन से होते हैं? वो जो कौन से होते हैं नीम बादल? वो जो हल्की आंच पे बारिश बरसाते हैं। हल्की आंच पे बादल, ये सुबह पमान हल्की हो रही- आंच पे जो बारिश बरसाते हैं वो बादल। हाँ, तो ये लेकिन सुबह मतलब नई- काफ़ी अबर नई टर्म्स आई। कराची में। लेकिन अगर पंजाब की बात की जाए तो जनाब अब जरा आप सुन लें कि पंजाब में मॉनसून बारिशों के 5वें स्पेल का आगाज आज से मुतवक्के है। महकमा मौसमियात और PDMA हमें ये बताते हैं कि उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया हुआ है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत मुतअद्दिद अजला में इस वक्त शदीद बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। इस 5वें स्पेल के अंदर मरी और गलियात की अगर बात की जाए तो वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग, कच्चे मकानात को नुकसानात और सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत भी की गई है PDMA और महकमा मौसमियात की जानिब से। अच्छा जी, अब ये हुआ है कि जो इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स हैं वो फ़ाल कर दिए गए हैं और आवाम से अपील की गई है, ख़ास तौर पर जो हमने पिछले सारे दिनों में देखा कि बहते पानी से गाड़ियां ना गुजारें। कोशिश करें कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो गाड़ियां लेके सफ़र ना करें। गैर ज़रूरी सफ़र से, जो कि हम भी आपसे अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है गुजारिश करते रहते हैं कि खुदारा इस मौसम में आप गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। और इमरजेंसी में 1129 पर रब्ता भी किया जा सकता है, तो आपके पास इस सिचुएशन में ये इमरजेंसी नंबर ज़रूर होने चाहिए। अच्छा, दरिया सिंध की बात कर लेते हैं तो दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद है, सैलाबी ख़तरा बढ़ गया है। लिया के दर्जनों देहात ज़ेर आब हैं। तौसा पुल के जो गाइड बंद का शिगाफ पुर करने की लाई गई मशीनरी भी दरिया बोर्ड हो गए। अब आप सोचें कि इतनी हैवी मशीनरी भी उस पानी में नहीं ठहर रही, तो आप गाड़ियाँ क्या छोटी सी ठहरेंगी? मामूली सी गाड़ी क्या उसमें ठहर सकती है? अच्छा, फिर अब आपको बताते हैं बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है। बलूचिस्तान में कीरथर कैनाल में पानी की शदीद किल्लत हो गई। अच्छा, एक तरफ हम देख रहे हैं बारिशें हो रही हैं, अर्बन फ्लडिंग हो रही है, दरियाओं में तुग़यानी आ रही है, सतह बुलंद हो रही है दरियाओं के अंदर पानी की, लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान में पानी की किल्लत है। किसान शदीद मुतासर हो रहे हैं। ज़मींदार एसोसिएशन के मुताबिक तहसील गंदाखा की नहरों में पानी ना होने से धान की फसल तबाही के दहाने पर है और माली नुकसानात का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। तो एक तरफ खुश्क साली का सामना है मुल्क के एक कोने में और मुल्क के दूसरे कोने में शदीद बारिशें हैं, दरियाओं में तुग़यानी आ रही है। देन अगेन मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं ये, और कुदरत जो है वो आई डोंट नो इफ इट्स राइट टू से, बट कुदरत जो है वो हमें इंतकाम लेती नज़र आ रही है कि जिस हद तक हमने छेड़छाड़ की है कुदरत के साथ, अब हम ये तमाम तर कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये अब आपके सामने सूरत हाल थी। बलूचिस्तान में खुश्क साली है और पंजाब के अंदर अर्बन फ्लडिंग है। बिल्कुल, अब ये जो 5वां स्पेल है ना, इसमें आपने बहुत मोहतात रहना है, एहतियात करनी है। ख़ास तौर पे गैर ज़रूरी तौर पर आपने नहीं बाहर निकलना है। और ये ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त मुख्तलिफ़ इलाकों में जो एक तरीके से अर्बन फ्लडिंग हो रही है, शहरों में अर्बन फ्लडिंग हो रही है, ये सारी सूरत हाल जो है इसको अवॉइड करें। अच्छा जी, इस वक्त एक अपडेट है वो शेयर कर लेते हैं।
अस्सलामुअलैकुम। बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूँ साइम खान। सदफ अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। और जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आपके मंडे का आगाज़, हफ्ते के पहले दिन का आगाज़ बहुत खुशगवार हुआ होगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो हफ्ते का पहला दिन होता है ना, वो आपके पूरे हफ्ते को डिसाइड करता है, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। कोई बात नहीं, हर दिन एक जैसा नहीं होता और कोई दिन आपका पूरे वीक को डिसाइड नहीं कर सकता, तो इट्स ओके अगर आपके आज के दिन का आगाज थोड़ा स्लो भी हुआ बहुत तो ही it's कोई okay। ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं जो कहते हैं जी पहला दिन बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, फिर वो पूरा सेट कर देगा आपके अब पूरे रेस्ट ऑफ द वीक को। मंडे ब्लूज होता है, मंडे ब्लूज होते हैं। मंडे किसका अच्छा गुजरता है? और संडे से ही वो आपको ब्लूज जो है ना होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है, खैर जो दिन गुजर जाए खैरियत से वो अच्छा है, सही सलामती के साथ। अच्छा जी, एक इशू है, ज़रा उसकी तरफ चलते हैं हम। और लैया उसातज़ा के तशद्दुद पर जी खामोश रहने के बजाय शिकायत करें। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है जो पिछले दिनों वाक़यात हमारे सामने रिपोर्ट हुए, ख़ास तौर पर जो हमने स्वात में वाक़या देखा था, जब उस्ताद के उस्ताद ने जो तशद्दुद किया था तालिब इल्म पर, उससे वो जाँ भाग हो गया। तो उस्ताद को तशद्दुद का जवाज़ फराहम करने वाला सेक्शन 89 का कानून 2019 में ख़त्म हो चुका है। यानी कि ये कानून जो था कि उस्ताद जो है वो तशद्दुद कर सकता है या मारपीट कर सकता है, ये ख़त्म हो चुका है। समाजी कारकुन है, मारूफ गुलकार, ज़िंदगी ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय कहते हैं कि स्वात के मदरसे में उस्ताद के तशद्दुद से जाँ भाग तालिब इल्म फरहान को इंसाफ दिलाऊंगा। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि फरहान की जान लेने वाले बच नहीं सकते। बात का इलाका था ख्वाजा खैला, जहाँ पर ये वाक़या रिपोर्ट हुआ था कि मदरसे में एक तालिब इल्म को इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि वो जान से चला गया। छोटा बच्चा था, फरहान उसका नाम था। यहाँ पर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम पेरेंट्स के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद करते हैं कि वो कम्युनिकेशन बढ़ाएं अपने बच्चों के साथ। बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने पेरेंट्स को आके बताया करें, आपको कोई भी बैड टच करता है, आपको कोई तशद्दुद का निशाना बनाता है, राइटली ही सेड कि कोई कान भी आपका पकड़ता है, तो आपने अपने पेरेंट्स को आके रिपोर्ट करनी है ये बात। अच्छा देखिए, एक जो मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज दिया है, एंड मैं उम्मीद भी करती हूँ शहजाद रॉय के, ज़ाहिर है वो समाजी कारकुन है और इन इशूज़ पर बहुत आवाज़ उठाते हैं, तो यकीनन वो कह रहे हैं कि मैं इस बच्चे को इंसाफ दिलाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा एक मसला ये भी है कि ये बात उन पेरेंट्स तक तो पहुंच जाती है जो खुद एक कहते हैं ना ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं, तो ज़रा ब्रॉड माइंडेड है, उन्होंने खुद भी तालीम हासिल की हुई है, अपने बच्चों को भी, अपने बच्चों से भी कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन गाँव देहात में ख़ास तौर पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं वो शऊर उस तरह का नहीं है, और ये कह दिया जाता है जी उस्ताद को के हवाले बच्चा कर दिया जाता है। आप सोचिए, मदरसों में बच्चे कई कई दिन बाद अपने घर वापस जाते हैं, और उसके बाद ये अगर बताते भी हैं, जैसे कि फरहान के केस में हुआ था, उसके चचा का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि बच्चा बताता था कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि पेरेंट्स ने बच्चे को वहाँ से वापस क्यों नहीं बुला लिया, उन्होंने उसी वक्त रिपोर्ट क्यों किया। ये वाक़या इस वक्त हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, आप सोचें कि जब वो बच्चा अपनी जान से चला गया, वो बच्चा फरहान अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये खबर बन गई तो ये मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन आज भी कितने ऐसे बच्चे इसी तरह के तशद्दुद का निशाना है और वो खामोश हैं, या अगर वो अपने घर वालों को बता भी रहे हैं तो घर वाले उस पर किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले रहा है। उनके लिए एक नॉर्मल बात है, इस तरह बच्चों का पिटना उनके लिए नॉर्मल बात है। अगर जान चली गई तो फिर ये केस बन जाता है। अच्छा, अब देखिए, बच्चा आपका है और जो तकलीफ आप अपने बच्चे की महसूस कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। माँ बाप से ज़्यादा अपने बच्चे की, अपनी औलाद की तकलीफ कोई शख्स इस दुनिया में नहीं ले सकता। तो आप जब अपने बच्चे को धुदकारते हैं और जब आप अपने बच्चे को आगे से एक तरीके से उसको रिजेक्ट करते हैं उसकी बात को, तो बच्चा वहाँ से कॉन्फिडेंस लूज़ करता है। और ये बात बहुत शुरू से, बहुत अर्ली एज से स्टार्ट हो जाती है। 7-8 साल का बच्चा जब घर आके बताता है कि मेरी लड़ाई हो गई या किसी बच्चे ने मेरा टॉय छीन लिया, तो अम्मा उसको निगलेक्ट कर देती हैं, उसको इग्नोर कर देती हैं। नहीं, यही वो स्टेज है जहाँ पे आपने कम्युनिकेशन बिल्ड करनी है अपने बच्चों के साथ, ताकि वो एक एक बात आपको घर आके बताएं और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आपने फिर उसके ऊपर एक्शन लेना है। कोई क्यों आपके बच्चे को मारे, कोई क्यों आपके बच्चे का कान खींचे, डंडे से मारे, उस मदरसे से आप यकीन करें, आप सोचें, हमें इतलात मिली, हमें रिपोर्टर ने हमारे बताया कि हथकड़ियाँ मिली, चाबुक मिला, आप सोचें डंडे मिले, क्या काम था मदरसे के एक बच्चा नहीं, ये बाकी बच्चे भी यही बात कर रहे थे और ये उनकी जानिब से कहा गया था कि हम इस पर एहतजाज भी करेंगे। आप इन बच्चों से बात करें, पूछें, ये आपकी औलाद है, अगर ये पूरा दिन कहीं पर 8 घंटे गुजार कर आ रहे हैं या कहीं पर हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, कहीं भी जाकर ये बोर्डिंग स्कूल में है या कहीं किसी भी इदारे में ऐसी जगह है जहाँ आपका इनसे हफ्तों रब्ता नहीं होता, आप उनका ख्याल करें, क्योंकि आज आप इनको ट्रॉमेटाइज रहने देंगे
तो बड़े होकर ये इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि ये आपका ख्याल रखें। Yes. इनके अंदर वो नफरत पनपती जाएगी, वो गुस्सा पनपता जाएगा, जो उनके जज्बात जो ये जिसका इजहार नहीं कर सके, फिर वो एक दूसरी फॉर्म में आपके सामने आएंगे। आपको इन्हें इस मुआशरे का एक कारामत शहरी बनाना है। ये कौन सी तालीम है, ये कौन सी एजुकेशन है? आप भी ज़रा शऊर रखें कि बच्चों को मार पीट से कभी भी बच्चे नहीं सीखते हैं, वो बागी हो जाते हैं। तो आपने ये सोचना होगा कि आपकी औलाद है और वो आपसे क्या डिस्कस करेंगे जब वो वहाँ से भी पिट कर आ रहे हैं, और अगर आप भी उनको आंखें दिखा रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं, तो फिर वो बच्चा किसको जाके अपनी बात बताएगा? बिल्कुल ऐसी है जी। तो ये है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करें अपने बच्चों और के हम साथ। दुआ गो हैं कि फरहान जैसे बच्चों को इंसाफ ज़रूर मिले। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और आपको ज़रा बताते हैं, आगे बढ़ते हैं और ज़रा आपको तो कुछ अब अपडेट्स तो हमने आपको दे दी। अब ज़रा आपको एक ख़बर देते हैं कि गुज़िश्ता 2 माली साल के दौरान 22 खरब रुपए से ज़ायद टैक्स चोरी हुई। 2 माली साल के दौरान सेनेटी कायमा कमेटी बराए ख़जाना इजलास में ये अहम इंकशाफात सामने आए और FBR हुकाम की जानिब से दी जाने वाली इस ब्रीफिंग में बताया गया कि सिर्फ गुज़िश्ता साल 873 अरब रुपए, जबकि 2023-24 के माली साल में आप यकीन करें कि 13 खरब 70 अरब रुपए की टैक्स चोरी रिपोर्ट हुई है। अच्छा जी, ये जो टैक्स चोरी हुई है, ये रकम कस्टम्स की जो मजमूई टैक्स वसूलियों के तकरीबन 1/3 के बराबर है। सो FBR रुकन के मुताबिक इतने बड़े पैमाने पर रेवेन्यू का नुकसान जो है वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब FBR ने क्या किया, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल में मुलव्विस अपने अफसरान के खिलाफ पहली बार संजीदा कार्रवाइयाँ की है। सवाल लेकिन यहाँ पर यह है कि मुल्क का जो मौजूदा टैक्स निज़ाम है उसमें जो ये खामियां हैं ये कैसे दूर होंगी, और टैक्स चोरी रोकने के लिए मज़ीद फिर किन इक़दाम की ज़रूरत होगी, और ये बताना चाहिए कि ये किन सेक्टर्स में ये टैक्स वसूलियाँ नहीं हो सकी हैं, ताकि पता चले। क्योंकि जो सैलरीड क्लास है जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनके हवाले से तो ये बता रहे होते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया है, लेकिन ये कौन से टैक्सेस हैं जो वसूल नहीं हो सके, और जो रकम बताई जा रही है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इसका दौरानिया का अंदाज़ा लगाएं, से 2 माली साल के दौरान आप सोचें 22 खरब से ज़ायद की रकम जो है वो टैक्स चोरी की रकम जो है वो उसका इंकशाफ। और बिल्कुल सही चीज़ की आपने निशानदही की कि किन इदारों से या किन सेक्टर से टैक्स नहीं कलेक्ट किया जा रहा और उनका दबाव किस सेक्टर पर आ रहा है। ये एक बड़ा अहम सवाल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिन इदारों से टैक्स वसूली नहीं हो रही है, जहाँ पर बेज़ाब्तगियाँ सामने आ रही हैं, उनका बोझ कौन बर्दाश्त कर रहा है, और उनके ये टैक्स क्या कौन दे रहा है। मैनेजरल इशू है, क्या इशू है, ये भी एक देखना होगा कि अक्सर और बेशतर जो है लोगों के इनकम टैक्स जो है वो कट जाते हैं, लेकिन वो टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करते हैं। ठीक है जी, हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए एयरवाई न्यूज़ के लिए साबिक वज़ीर मुमलिकत अशफाक तोला साहब, माहिर टैक्स हैं, बात करेंगे। थैंक यू सो मच अशफाक तोला साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बताइएगा, इतनी बड़ी रकम गुज़िश्ता 2 माली साल में बताई जा रही है, तकरीबन 22 खरब रुपए से ज़ायद की टैक्स चोरी। सो ये क्या FBR की इसमें हम गफलत देखें कि ज़ाहिर है वो एक कहते हैं ना थोड़े से मैनेजरियल जो काम है वो ठीक से नहीं देख सके, आप समझते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे टैक्स एवेडर्स हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, कभी भी ताली 2 हाथ से ही बनती है, चाहे एक हाथ का कसूर थोड़ा कम होगा, मगर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इस केस में, क्योंकि जब FBR के बाद तमाम रिकॉर्ड है कि अनरजिस्टर्ड लोग कौन है और बड़े बबांगो दौर लोग बगैर इनवॉइसेस के काम करते हैं, तो FBR क्या कर रही है, FBR के 23,000 का स्टाफ है, वो क्या कर रहा है, कहाँ आपने ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस की। 22 खरब बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और अगर ये इसको कर्व कर लें, इसकी आधी भी कर्व कर लें, तो आपको बहुत सारे टैक्स पेयर्स को रिलीफ मिल सकती है। लिहाजा मेन मसला इसका मैनेज ये है कि इसमें जाहिर बात है एक नेक्सस होता है between the manufacturer या importer, obviously tax advisor और tax officials, और इसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। आप जितने भी फ्रॉड अभी तक अनअर्थ हुए हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही मिला होगा कि इस किस्म के लोग होंगे, मगर इससे कोई ताल्लुक नहीं है जो अरेस्ट के पावर वगैरह ये चाह रहे हैं, वो चीज़ें ऑल टुगेदर डिफरेंट है। यहाँ तो जाहिर बात है ये तो क्राइम है, इसमें तो आप किसी को भी पकड़ेंगे अरेस्ट हो जाएगी। बट अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, यानी कि अगर कोई टैक्स पेयर फ्रॉड कर रहा है, उसके मामला डिफरेंट होने चाहिए। जहां तक ये सवाल आपने कहा 22 खरब का, तो देखिए ये सारी चीजें आप एक मतलब पहले लाए थे, एक सिस्टम था हमारे पास क्रेस्ट,
उसमें काफी हद तक ये चीजें रुक गई थी और उस सिस्टम को रोक दिया गया। बट अब इसके बाद इन्होंने एक इनपुट आउटपुट के कुछ मैकेनिज्म शुरू किए। मेरा ख्याल है हर चीज में मेरा ख्याल है कदगने लगी हुई है। अनरजिस्टर्ड का सेल डाटा आपके पास होना चाहिए, जो कि नहीं है। 3 दफा उन्होंने कोशिश की कि जी के CNIC नंबर को आप लेके चले जहां पर अनरजिस्टर्ड है, जब उसमें कोई कामयाबी इनको अब नहीं हो रही। तो मैं ये समझता हूं कि इसको FBR को भी कोशिश करनी पड़ेगी कि इसको रोका जाए। अगर इसको नहीं रोका जाएगा तो ऑनेस्ट टैक्स पेयर मजीद सफर करेगा। अच्छा अशफाक साहब, ज़रा ये बताइएगा कि जाली और फ्लाइंग इनवाइसेस जो होती हैं उनके ज़रिए टैक्स चोरी का तरीक़ाकार क्या होता है? ये तरीक़ा वारदात ज़रा समझाइएगा। अब ये तरीक़ेकार तो मेरा ख्याल है मैंने कभी किया नहीं है, तो मैं कह नहीं सकता। ये दुनिया में एक बड़ा मशहूर सिस्टम है, यूरोप में भी होता है। इट इज नॉट ओनली इन पाकिस्तान। व्हाट्स द प्रोसेस? यूरोप जैसी जी हर एडवांस इकोनॉमी में होता है। मगर इसमें यही होता है कि जी आपने फ्लाइंग इनवॉइस इसको हम कहते हैं कि जी आपके जो रिलेटेड एक्सपेंडिचर है ना, जैसे फर्ज करें आप पेंट का काम करते हैं, ठीक है, और आपने एक आउटपुट दिया हुआ है। अब आपको इसके अगेंस्ट इनपुट होता है। अब आप सेल्स टैक्स का निजाम ये होता है, जब आप किसी से कोई चीज खरीदते हैं तो वो आपका सेल्स टैक्स काटता है, और जब वो सेल्स टैक्स काटता है तो ये आपके अकाउंट में जमा हो जाता है और गवर्नमेंट इसकी ट्रस्टी बन जाती है। जब आप चीजें बेचते हैं, जैसे फर्ज करें आपने 100 रुपए की चीज खरीदी और 18 रुपए आपके गवर्नमेंट के पास सेल्स टैक्स जमा हो गया, और जब आपने इसको 120 रुपए की बेची तो समझ लें आपका जो टैक्स बनेगा 22 रुपए के करीब, वो आपको देना है गवर्नमेंट को, जो आपको कंज्यूमर से रिसीव करना है। अच्छा। तो 18 आपके ऑलरेडी जा चुके हैं और 4 रुपए आपको और देने हैं, तो आपको 22 रुपए आपका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। ये एक सेल्स टैक्स का स्कीम ऑफ थिंग्स होता है। जाहिर बात है इसमें बहुत और भी कॉम्प्लिकेशन होती है, बट मैं आपको सादा लफ्जों में आपके नाज़रीन के लिए समझा रहा हूं। अच्छा होता ये है कि जब 22 रुपए आपने दे दिए और 18 रुपए आपके पास नहीं है पीछे, तो आप क्या करते हैं? आप पेंट मैन्युफैक्चरर है, वो छालिया इंपोर्टर से इनवॉइस ले लेता है और ये एक्सेप्ट हो जाती है। तो इस किस्म के और भी बहुत सारे फ्रॉड है। ये नहीं तो मैं सिर्फ आम लफ्जों में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होता है। अशफाक साहब, एक चीज़ बताइएगा कि अगर हम अपने मौजूदा जो टैक्स वसूली का निज़ाम है उसकी बात करें, आपके ख्याल में ऐसी कौन सी खामियां हैं जिनको अगर दुरुस्त कर दिया जाए तो बहुत हद तक बेहतरी आ सकती है? और इंटरनेशनली जो टैक्सेशन सिस्टम है वो क्या मुख्तलिफ है या वो पाकिस्तान उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है? देखिए स्टैंडर्ड, आप लॉ तो मौजूद है ना आपके पास, लॉ मौजूद हो और अगर इसकी इन्फोर्समेंट आप नहीं करेंगी तो जाहिर बात है फिर तो करप्शन बढ़ेगी। अब देखिए 10% वो लोग होते हैं जो बहुत ही कंप्लायंट होते हैं, 10% ऑलमोस्ट नॉन कंप्लायंट होते हैं, जिनको आप जो भी लॉ बना ले, दुनिया में ये रिवाज है। 80% आपका जो होता है ना वो फेंसर होता है, कि अगर आप लॉ को सही मायनों में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ईमानदारी की तरफ जाएगा, अगर आप नहीं करेंगी तो जाहिर बात है उनको एक बुनंजा मिलेगा और वो भी बेईमानी की तरफ चले जाएंगे। तो इन्फोर्समेंट में ये एक बहुत बड़े मसले हैं, डायरेक्ट टैक्स में ज्यादा मसले हैं, इनडायरेक्ट में भी हैं। अब इसका हल जो है वो है आपका डिजिटाइजेशन। अच्छा। और आपके पास एक 90s में आपने एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी प्राग, और इसका मॉडल लेके काफी कंट्रियों ने हमें कॉपी किया, बट वो प्राग वहीं पे खड़ी हुई है और बाकी कंट्रीज काफी आगे निकल गए। तो मेरे ख्याल से उस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, और एक माइंडसेट है बिहार का कि हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे। तो अब मेरा ख्याल है प्राल से बाहर निकल के इनको ये आउटसोर्स करना पड़ेगा, जैसे टर्की में या दूसरे कंट्रीज में मॉडल है, और जहां पर लीकेज ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। दूसरा, आपको टैक्स की इक्विटी क्रिएट करनी पड़ेगी कि आप हर कोई टैक्स दे। ऐसा ना हो कि जी मेरे हिस्से का 100 रुपए बनता है और मैं 10 रुपए दूं, और आपके हिस्से का 100 रुपए बनता है और आप 200 रुपए दें। तो ये इक्विटी क्रिएट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ। ये चीजें होंगी। दूसरा, आप जैसे देखें ना इनकम टैक्स में आपके 95% टैक्स सिर्फ 7.5%। बड़ी अच्छी बात आपने की अशफाक साहब कि टैक्स जनरेशन जो है वो इक्वालिटी के ऊपर नहीं, इक्विटी के ऊपर मबनी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर प्रोग्राम। और उन्होंने अपनी बात के आगाज़ में बात की कि ये ताली 2 हाथ से बज रही है। बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ताली एक ही हाथ से बज रही है। हाथ जो है वो टैक्स कलेक्टर्स का है और मुंह जो है
वो हमारा है, सैलरीड क्लास लोगों Oh का है, वो God. मेरा है, वो आपका है। क्यों, मैं बता रहा हूँ उसकी रीज़न क्या है। हम अपनी तनख्वाह के ऊपर भी टैक्स कटवा रहे हैं। वो तनख्वाह लेकर जब हम आटा चीनी दूध लेने जा रहे हैं वहाँ पर भी टैक्स कटवा रहे Double हैं। taxation है उसके ना। बाद वो तनख्वाह लेके अगर बेचारे कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी टैक्स कटवा रहे हैं। तो So ताली तो बज जी, रही है। जो लोग कहते हैं ना कंप्लाइंट हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं, टाइम पे कर रहे हैं, सारा बर्डन फिर उन्हीं पर आ जाता है। तो ये चीज़ ज़रा गौरतलब है। 22 खरब कुछ छोटी अमाउंट नहीं जैसे है। कि अशफाक तौला साहब कह रहे थे, कानून मौजूद है, उसकी इन्फोर्समेंट ज़रूरी है। इन्फोर्समेंट कराना किनका काम है, अब ये सब आप जानते हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं और आपको ज़रा एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर बताते हैं। अक्सर मैं सदफ़ को ये बता रहा होता हूँ कि एक बड़ी थ्योरी समझा रहा होता हूँ। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि आपको पता है कि अंगूरों की बेलों पे ये होता है, वो होता है, इनको नहीं पता। पिछले दिनों मैंने तो नहीं माना। लेकिन मैंने इनको कहा कि रिसर्च करें। आप लोगों ने फीडबैक में बताना कि अंगूरों की बेलों का क्या कॉन्सेप्ट है। कुछ सुना है असरात होते हैं, पूरे असरार होती हैं। मैंने सुना है अंगूरों की बेलें उनके ऊपर कुछ असरात होते हैं, कुछ जिन वगैरह होते हैं। हाँ मैंने सुना है। लेकिन अच्छा, अब जहाँ पर हम अंगूरों की बात कर रहे हैं, वहाँ ज़िला किला अब्दुल्ला की तहसील गुलिस्तान में अमरीकी अंगूरों का बाग है जनाब। वहाँ पर 27 किस्म के अंगूर पैदा वहाँ होते पे हैं। देसी अंग्रेज अमरीकी होंगे बू तो। ये देखना पड़ेगा। अख्तर गुलफाम हमें रिपोर्ट करें, ज़रा देख लेते हैं हम भी। जिला किला अब्दुल्ला के तहसील गुलिस्तान में अंगूरों के पैदावार के हवाले से सूबे का सबसे बड़ा बाग कासम खान में रिवायत से हटकर जदीद तर्ज के बाग में आलमी मयार के अंगूर पैदा होते हैं, जिसमें अमेरिकन एटम रॉयल, रेड ग्लूब, कमीशन सेडलेस समेत 27 अकसाम के अंगूर पैदा होते हैं। बाग के मालिक कहते हैं कि अमेरिकन और हमारे अंगूरों में फर्क सिर्फ मुल्क का है, बाकी हमारे अंगूर ज्यादा जायकादार है। हमारे बाग में 27 अकसाम के अंगूर है, जिसमें एटमरल, रेड ग्लोब, टापी, सुंदरकानी, गर्दक, लाल, साइबी, आयता, तोर आयता, सुर्ख आयता, कलमक और खैर गुलामान और वगैरह। ये खुश मौसम की वजह से यहाँ का लज्जत जो है वो अमेरिकन दुनिया की हर जगह से ज्यादा है। कासम बाग के अंगूर अंदरून मुल्क के अलावा बैरून मुल्क भी भेजे जाते हैं। तो हम ये दुबई और ढाका और सिंगापुर जाते। मुख्तलिफ किस्म के अंगूर के अकसाम की वैरायटी से आशकार भी खुश है। अंगूर की मकामी पैदावार ने जहां इस नेमत को आम आदमी की कुव्वत खरीद में पहुंचा दिया है, वही अंगूर भी काश्तकारों के लिए मुनाफा बख्श कारोबार साबित हुआ है। सूबे के सबसे बड़े बाग कासम खान में रॉयल एटम, रेड ग्लूब के अंगूर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के अंगूर से भी ज्यादा मिठास और लज्जत रखते हैं। कैमरा टीम के साथ अख्तर गुफाम, ARY न्यूज़, गुलिस्तान। अच्छा, अंगूरों की बेलों से जुड़ी जो भी कॉन्स्पिरेसी, अंगूर जो फल है, ओहो हो, बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी होता है, सीजनल भी है, तो फ़ायदा उठाएं आप इससे। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे राइट देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और आपको ज़रा बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वादी तीरा में पुरअमन शहरियों पर खवारिज की फायरिंग की मजम्मत की है। और वज़ीर आज़म का इस सारी सूरत हाल पर कहना है कि दहशतगर्दों के मकरू अज़ाइम हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। दहशतगर्दों और दहशतगर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। उधर हमने देखा मिरियान में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर पुलिस रेड अलर्ट है। और RPO बन्नू सज्जाद खान का ये कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन किया जाएगा। दहशतगर्दों ने बसिया खेल और बक्का खेल थाने पर हमले किए जो नाकाम बना दिए गए। अच्छा, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के महकमा लाइफ स्टॉक से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट में एक अहम और एक बड़ा इंकशाफ हुआ है, जिसमें 80 गाड़ियां गायब होने का इंकशाफ हुआ है। दस्तावेजात के मुताबिक महकमा लाइफ स्टॉक ने ऑडिट दौरान 80 गाड़ियों का रिकॉर्ड पेश ही नहीं किया। आप सोचें, तो 80 ये गाड़ियां। बड़ी एक सिचुएशन ऐसी है। सारी दोनों सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर KP खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब। थैंक यू सो मच कुंडी साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा कि अमन व अमान की जो सूरत हाल हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। अब क़याम अमन के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं विफाक की जानिब से, विफाकी सतह पर, फिर सूबाई हुकूमत से राब्ते में भी है, तो ज़रा बताइएगा किस लेवल पर ये राब्ते हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा, चाहे वो मॉर्निंग शोज़ हैं या मैं आपके TV प्रोग्राम्स करता हूँ या मुख्तलिफ चैनल्स पे, और मैंने काफ़ी अरसे से यह बात की है कि खैबर पख्तूनख्वा की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। अगर वो आप साउथ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या मर्ज डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जो कि हमारे वज़ीरिस्तान है, नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान है, जो बाजोड़ है, कुरम है या मोमंद है। आप देखिए कल एक नाखुशगवार वाक़या तिरा में पेश आया, उसकी भी इंक्वायरी हो रही है। मतलब है कि एक अनफॉर्चुनेट वाक़या था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक पेज पे नहीं होगी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में,
तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। जब सूबाई हुकूमत ने अपना सूबा दहशतगर्दों के हवाले किया हो, वो कोई एक्शन ना ले रहे हों, आज तक लॉ एंड ऑर्डर पे एक सूबाई असम्बली का इजलास भी न बुलाया गया हो जिस पे डिस्कशन हुई हो कि जी हम इस लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। आप मुझे बताएं कि ये जो कल आपने भी कहा कि बनू के थानों पे हमला हुआ या कल तिरा में जो कुछ हुआ, इससे पहले भी चीज़ें होती रहीं। दहशतगर्द ड्रोन भी इस्तेमाल करते रहे हैं और वज़ीर आला बोले कि जी ड्रोन हमले नहीं होने देंगे। जो दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसकी FIR आपने किसके खिलाफ काटी है भाई? उन्होंने भी तो ड्रोन पिछले दिनों की है, तो क्या आपने किसके खिलाफ FIR काटी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक गैर संजीदा सी स्टेटमेंट्स वज़ीर आला की तरफ से आना, मैं समझता हूँ कि हमारे सूबे के अमन के साथ खिलवाड़ है। आज तक सूबाई हुकूमत ने कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। CM साहब का अपना ज़िला जो है वो आग में जल रहा है, दहशतगर्द वहाँ पर दलनाते फिरते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर वन पेज पे होना चाहिए। सूबाई हुकूमतें या हुकूमतें जो हैं वो APC नहीं करती, वो एक्शन करती हैं। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज APC करती हैं। ये बताएं कि इनके पास क्या चीज़ है। एक और हमने मामला देखा KP में, हम देख रहे हैं मुसलसल करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं। कोहिस्तान स्कैंडल के बाद अब हम देख रहे हैं महकमा लाइफ स्टॉक की ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है, 80 से ज़ायद गाड़ियाँ गायब होने का इंकशाफ किया गया है। तो करप्शन केसेस पर बहैसियत गवर्नर आप क्या इकदाम कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत मामूली बात है। जहाँ पर आपकी करप्शन की सोच ख़त्म होती है, KP में वहाँ पर सोच शुरू होती है। ये सिर्फ 80 गाड़ियों की बात करते हैं आप। 50 अरब रुपए आपको कोहिस्तान स्कैंडल के भूल के, गंदम का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल, दवाइयों का स्कैंडल, आज बिलियन ट्री का नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मतलब है कि करप्शन इतनी अरूज पे है कि आप सोच भी नहीं सकते। और कुंडी साहब, ये जो खैबर पख्तूनख्वा में जैसे करप्शन की जब बात हो रही है, आपने खुद भी कोहिस्तान स्कैंडल का जिक्र किया, फिर महकमा स्टॉक की जो गाड़ियाँ गायब हुई हैं, अब सवाल ये है कि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए मगर उनके फैसले नहीं हो पाते। वो खबर आ जाती है लेकिन उस तक कोई, कहते हैं ना, उसकी कोई बाद में प्रोसीडिंग्स हम नहीं देखते हैं। आई थिंक हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है फैसल करीम कुंडी साहब से। ठीक है, फिर भी बहुत शुक्रिया कुंडी साहब ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बट ये तमाम तर मामला थे हमने आपके सामने रखे हैं। जाएं छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे राइट हियर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और जनाब, आज बड़ा अहम दिन है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि हेपेटाइटिस से आगाही का दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में इसे खामोश वबा भी कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हद तक ये बढ़ चुका है और सरकारी अदाद शुमार बताते हैं कि मुल्क में तकरीबन हर साल 1.5 लाख अफराद जानलेवा बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं और मरीज़ों की मजमूई तादाद 1 करोड़ से ज़ायद है। अच्छा, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो मेजरली हमारी अपनी गफलत और हमारी अपनी जिसे कहते हैं बेहतियाती की वजह से हमें लगती हैं, या फिर वो कुछ खामोश मर्ज होते हैं जिनके बहुत देर बाद हमें तशखीस होती है, सामने आती है। इसी पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है गैस्ट्रोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद आजम साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस के मरीज़ों में सालाना हम देख रहे हैं 1.5 लाख से ज़ायद इजाफा होता जा रहा है। हर साल जो है वो मरीज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या वजूहात है? देखिए, हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर है, वर्म है, सूजन है और डैमेज होता है। तो वेरियस रीज़न्स है। कॉमनेस्ट हमारे पास जो रीज़न होती थी या चल रही है वो हेपेटाइटिस B, C और D है, जो कि वायरल हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। दूसरी जो कॉमन अमूमी तौर पर बच्चों में बीमारी आपने देखी होगी, यंग लोगों में होती है, नाजिया वॉमिटिंग के साथ जॉन्डिस हो गया, दैट इज़ हेपेटाइटिस A and E मोस्ट ऑफ द टाइम। जो मौत लाहक होती है या सिरोसिस, लिवर फेलियर होता है, वो B, C और D के साथ होता है। तो कॉमनेस्ट वजह ये है, उसमें बदएहतियाती है, इन्फेक्टेड इस्तेमाल शुदा नीडल सिरिंजेस इसका है, ब्लड को प्रॉपर स्क्रीन करे बगैर लगा देना, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आलात जराही जो है उसको सही से स्टरलाइज नहीं करना। तो एक अगर हेपेटाइटिस B या C का मरीज़ है उसको B और C दूसरे मरीज़ को मुंतकिल हो सकता है। इसी तरीके से एहतियात करें कि बार्बर शॉप पे आप जाएँ तो उसको इसरार करें कि वो नया ब्लेड इस्तेमाल करे। ऐसा ना हो कि वो किसी और का इस्तेमाल शुदा ब्लेड आप पे लगा दे और वो B और C का मरीज़ हो दूसरे को लग जाए। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में हेपेटाइटिस C के मरीज़ों की जो तादाद है वो ज़्यादा है, मतलब अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पर है ये तादाद दुनिया भर में देख रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि इसकी वजूहात क्या हैं? क्या हमारी ये तमाम तरह एहतियात नहीं की जाती या दीगर कुछ और वजूहात हैं? देखिए, प्रॉब्लम वही है कि एहतियात नहीं की जाती। एक अमूमी बिहेवियर होता है कि जो स्टेरलाइज भी करेंगे, लेकिन अगर उसने इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज करके जो टाइम है वो टाइम को कट कर दिया, पीछे सर्जन ने शोर करना शुरू किया, यार जल्दी लाएं इंस्ट्रूमेंट,
उन्होंने स्टरलाइजेशन का टाइम कट कर दिया। तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स, लेकिन वो उसका आउटकम बहुत बुरा है। सो एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि क्वैक्स एंड क्वैकरी बहुत है छोटी जगहों पर, तो जहाँ पर के इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो इसकी वजह से ये इस तरह से फैल रहा होता है हेपेटाइटिस बी, सी। और डी जो है वो एक तो फैली वायरस है कि वो बी अगर होगा तो डी फालतू में आ जाएगा आपके पास। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बात की एक्सटर्नल फैक्टर्स की, आपने बताया कि एहतियात भी क्या क्या आपने अपनानी है। व्हाट आर द इंटरनल फैक्टर्स जिसमें आपके लिवर के ऊपर हम बात कर सकते हैं, ऑटो इम्यून सिस्टम भी इसमें शामिल हो जाता है, उसके ऊपर भी रोशनी डालिए। जी बिल्कुल। एक तो हमने बात की अभी कि हेपेटाइटिस ए और ई जो कि गंदे खाने गंदे पानी से होता है, बी और सी और डी ब्लड से होता है। उसके अलावा जो चीज़ है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस कहते हैं, अपने ही सेल अपने खिलाफ एक्ट करते हैं। ये एक तरह का हेपेटाइटिस है। लकीली वेस्ट पे यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा, हमारे यहाँ कम है। सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है, क्योंकि बी की जो दवाएं हैं वो आ गई हैं, वैक्सीन है, सबसे इंपॉर्टेंट है बी की वैक्सीन है। सी की दवाएं बहुत अच्छी आ गई दुनिया में, ठीक है। सो उसकी वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह सी और बी कम हो जाएंगे। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने EPI प्रोग्राम के अंदर बर्थ डोज वैक्सीन रखी हुई है, सो कोशिश करें कि वो लगाए तो बी तो कम हो जाएगा। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज अभी जो प्रॉब्लम है, वी आर थर्ड इन द वर्ल्ड फॉर डायबिटीज़, और डायबिटीज़ और इसी तरीके से ब्लड प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा है हमारे मुल्क में। ये जो चीज़ है, दिट्स अ वेलकैनो फॉर अ कंडीशन कॉल्ड फैटी लिवर डिजीज़, जिगर में चर्बी की ज़्यादती, और उसकी वजह से लिवर ख़राब होता है, लिवर के सेल टूटना शुरू हो जाते हैं, यू लैंड अप इन लिवर डैमेज, लिवर फेलियर होता है, सिरोसिस होता है, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। सब कुछ जिस तरह से हेपेटाइटिस बी, सी में होता है, वो चीज़ यहाँ पे लिवर कैंसर सब कुछ होता है, फैटी लिवर। और दिस इज़ मोर रैपिडली प्रिवेलिंग नाउ डेज, क्योंकि बी और सी नीचे आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये ऊपर जा रहा है। अच्छा, तो फिर क्या एहतियात की जाए, कैसे बचाया जाए इन बीमारियों से अपने आप? देखिए, बी के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक वैक्सीन है, 2 वायरस को बचाती है। अगर आप, चूँकि मैंने बताया तो फैली वायरस है, डेल्टा या डी, तो अगर आप बी को बचा लेंगे वैक्सीन से, वैक्सीन बहुत सस्ती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध दोनों प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चों में अगर हम बात करें तो बर्थ डोज वैक्सीन के अंदर शामिल कर दी गई है, तो आपका हेपेटाइटिस बी तो इस तरह से प्रिवेंट हो जाता है, और अगेंस्ट अगर आपने बी प्रिवेंट कर लिया तो अगेंस्ट डी प्रिवेंट हो गया। और यही वायरस 2 किस्म के कैंसर को भी प्रिवेंट करता है, बी और डी के कैंसर को भी, ये उस तरह से आपने प्रिवेंट कर लिया। सी में एहतियात है कि आपने आलात जराई को स्टरलाइजेशन, और ये यकीन कर लें कि सही जगह से आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। डेंटल सर्जरी अगर आप करा रहे हैं तो सही जगह से करा रहे हैं। जहाँ तक बात है फैटी लिवर डिजीज़ की, फैटी लिवर डिजीज़ के जो रिस्क फैक्टर हैं वो ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। स्पेशली जो अभी हमारा एक कोविड के बाद सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज़्यादा हो गया है, वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस, फिर उसके बाद योर फूड इज़ जस्ट कॉल अवे, कि आपने कॉल की और होम फूड ले लिया, तो उसमें जाहिर है चर्बी चिकनाहट का ज़्यादा है, तो इसकी वजह से आपका मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है, आपके पास आपका ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी बढ़ रही। तो अगर आप ये 5 चीज़ों को कवर कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, सो दैट्स हाउ यू कैन कंट्रोल फैटी लिवर डिजीज। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिब, जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मालूमात आपने फराहम की। और भाई, आपने इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। जिस बीमारी की वैक्सीन मौजूद है, गेट वैक्सीनेटेड, और जहाँ पर भी इस तरह के हालात यूज़ हो रहे हैं, आपने मेक श्योर करना है कि वो स्टरलाइज हैं कि नहीं। एहतियात बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि कुछ खेल हमारे मुल्क में ऐसे जिन पे हम ज़्यादा खासी तवज्जो नहीं देते। उनमें स्नूकर भी एक ऐसा खेल है, और स्नूकर में लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के नौजवान बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। तो 2 बड़ी कामयाबियाँ आपको बताते हैं। स्नूकर में पाकिस्तान के खिलाड़ी दुनिया में छाए हुए हैं, और रवा महीने 2 बड़ी खुशखबरियाँ उन्होंने कौम को दी हैं। पहली खुशखबरी, मोहम्मद आसिफ ने IBSF वर्ल्ड मास्टर स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय हरीफ को ढेर करके दी, और दूसरे इवेंट में पाकिस्तानी क्यूइस्ट हैं हसनैन अख्तर, उन्होंने तारीख रकम की और IBSF अंडर 17 के आलमी चैंपियन बन गए। वो क्या बात है। और चलें जी, तो फिर हम इसी हवाले से बात कर लेते हैं। वर्ल्ड चैंपियन हसनैन अख्तर ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच हसनैन, बहुत शुक्रिया, मुबारक हो आपको चैंपियन बनने पर। तो उम्मीद थी फाइनल टाकरा ऐसे ही होगा, और बिल्कुल उम्मीद थी। कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? चैलेंजिंग तो रहा, बहुत मतलब टफ था फाइनल, और मैंने बिल्कुल इजी नहीं लिया इसे। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी जीतने की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत से नवाजा। माशाल्लाह, जब हम सुनते हैं कि वर्ल्ड चैंपियन, तो बिल्कुल ऐसा जहन नहीं आता कि छोटा सा बच्चा सामने बैठा होगा। किन किन मुल्कों के खिलाड़ियों को आपने शिकस्त दी? ये बहुत मतलब पूरे वर्ल्ड में से ही, हर जगह से, मतलब 14 कंट्रीज़ थी,
जो जहाँ से प्लेयर्स आए हुए थे और सबसे ही मेरा मैच हुआ था और सबसे ही जीता। अच्छा, तो ये आप किस उम्र से खेल रहे हैं और कितनी इसके लिए स्किल्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मतलब कितनी प्रैक्टिस करते हैं आप? जी बिल्कुल, 2019 में फ़र्स्ट टाइम मैंने टेबल देखा था अपने पापा के ऑफिस में, तो फिर वहीं से मैं शुरू हुआ खेलना। और इसमें ये है कि वहाँ से फिर मैंने कोचिंग भी ली मोहम्मद यूसुफ से, जो कि पाकिस्तान के लेजेंड रहे। और फिर ये कि 6 से 7 घंटे आपको डेली के इसमें देने पड़ते हैं, ताकि प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा होगी उतना ही आप अच्छा खेलोगे। अच्छा, तो ये माइंड गेम ज़्यादा है, स्किल्स में जी ज़्यादा बिल्कुल ऐसी है, आपके माइंड पे भी कंट्रोल होना चाहिए, बिल्कुल ऐसी। थोड़ा मेंटल भी होता है, हेल्थ भी आपकी इसमें बिल्कुल उस पर भी काम करते हैं ताकि गेम खेलने में आसानी हो। अच्छा हसनैन, मुझे एक बात बताएं कि स्नूकर क्लब कल्चर जो है वो हमारे माशरे में उसको डिस्करेज किया जाता है। पेरेंट्स भी अक्सर बच्चों को डिस्करेज करते हैं कि स्नूकर क्लब में नहीं जाना, स्नूकर नहीं खेलनी। आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते थे? नहीं, जब मैंने खेलना शुरू किया था तो पापा मेरे साथ ही होते थे, पापा ने मुझे ही सपोर्ट किया और फैमिली की तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जिधर भी क्लब्स वगैरह जाना तो पापा मेरे साथ ही होते थे, कोई मुझे अकेले नहीं भेजते थे, क्योंकि माहौल थोड़ा इन्वायरमेंट होता है ऐसा कि बच्चे को अकेले नहीं भेज सकते। खैर अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब मैं थोड़ा अकेले भी चला जाता हूँ, खेल लेता हूँ। अच्छा, तो अब आपके क्या आगे नेक्स्ट गोल्स हैं फिर? आगे भी मेरा यही प्लान, नवंबर में दोबारा से वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है, अभी उसकी तैयारी करूँगा और इंशाल्लाह ताला आगे मेरा पूरा प्रोफेशन है कि स्नूकर में आगे तक बढ़ूँ। ज़बरदस्त। और जो तमाम तर नौजवान इस वक्त आपको देख रहे हैं, स्नूकर खेलना चाहते हैं, स्नूकर अच्छा खेलते हैं, उनको और उनके वालिदैन को क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहना चाहूँगा वालिदैन से कि अगर बच्चे को शौक़ है तो उसको फुल सपोर्ट करें, और बच्चे के लिए ये कहना चाहूँ कि अगर उसे शौक़ है तो वो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करे ताकि उसकी गेम इम्प्रूव हो। तो प्रैक्टिस से ज़्यादा बेहतर। प्रैक्टिस तो ये हमें ज़रा बताइएगा कि आपके लिए अब तक जो पूरे इवेंट में सबसे चैलेंजिंग क्या सिचुएशन रही? सबसे चैलेंजिंग मेरे लिए फ़ाइनल ही रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि फ़ाइनल में जो प्लेयर था, वेल्स का प्लेयर था सामने, वो बहुत टफ़ था। मैंने बिल्कुल ईजी नहीं लिया, लेकिन 4-0 जीता मैं, लेकिन मैं बिल्कुल जैसे कंसंट्रेट करके कोई एक शॉट भी मैंने इजी नहीं सोचा कि इसको ढीला मार दूं, ये वो, मतलब वही मेरे लिए चैलेंजिंग था। और मैं बिल्कुल माशाल्लाह ये ट्रॉफी तो बड़ी खूबसूरत है। जी बिल्कुल, फर्स्ट टाइम गया था ना, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, कामयाबी तो ऑब्वियसली मैटर करती है, लेकिन प्राइस मनी बड़ी मैटर करती है हॉकी में, स्क्वॉश में, क्रिकेट में। तो इसकी क्या? इसकी IBSF की थी $1200 थी, $1200 थी जो अंडर 17 में, और जो मोहम्मद आसिफ जीते वो $4000 थी। अच्छा, तो लाइक आप लोगों को स्पॉन्सरशिप और फैसिलिटीज जी, इस हवाले फेडरेशन से तमाम तर चीज़ें ठीक हैं? फेडरेशन ने हमें भेजा था, स्पॉन्सर किया था, फेयर और अकोमोडेशन, वही फेडरेशन। साथ साथ पढ़ाई भी कंटिन्यू? जी पढ़ाई भी चल रही है। अभी मेरा जिस दिन मैं जीता था उसी दिन मैट्रिक का एग्जाम भी रिजल्ट भी आ गया था। तो क्या सही आ गया? जी वेरी गुड, ज़बरदस्त। हाँ, इसलिए जब ही मेंशन किया, वरना मेंशन नहीं किया जाता। चले, हमारे होनहार ये बच्चे देखें किस तरीके से पाकिस्तान का नाम बना रहे हैं। थैंक यू सो मच हसनैन, बहुत शुक्रिया एंड कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। सो देखें जी, बड़े बड़े कहते हैं ना, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। सीखने वाली बात यहाँ पर ये है कि अपने बच्चों को डिस्करेज ना करें किसी भी स्पोर्ट से। हम स्नूकर को डिस्करेज करते हैं अक्सर, लेकिन अगर आप बच्चों को थोड़ा सी हौसला अफजाई करें, थोड़ा सा उनको सपोर्ट दें, तो वो वंडर्स कर सकते हैं। और ये आपने एक मिसाल देख ली है स्नूकर को, उन्होंने ऐसे ईजिली बताया कि भाई जैसे कोई मसला ही नहीं है। लगता है साइम को बड़ी डांट पड़ी है स्नूकर खेलने। चलें जी, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे इजाजत चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।